तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां पर मजबूती के साथ बाजार में कारोबार, हल्की सी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से आई, लेकिन क्लोजिंग कहां होगी और उसके बाद क्या करें आप अगले हफ्ते की तैयारी, ये है आज का 1.5 घंटे का फोकस। करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। काफी एक्शन पैक दिन हो चुका है, पर अभी भी आगे वाला आधा 1.5 घंटा ट्रेड का बाकी है। तो अनिल जी, सबसे पहले तो बताइए इस 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? मजबूत कारोबार बाजार में होता दिख रहा है। लगातार 7वां दिन है जब तेजी होती दिख रही है बाजार में, और निफ्टी 11,875 के करीब, और पूरी संभावना यह है कि बाजार मजबूती के साथ ही होंगे बंद भी। बैंक निफ्टी 400 अंकों के उछाल के साथ 23,500 के पार निकलकर टिकता हुआ 23,600 के बेहद करीब इस वक्त। और बैंक्स और एनबीएफसी आज के फिर से स्टार परफॉर्मर है और यहीं से बाजार को सपोर्ट आता हुआ नजर आ रहा है। फार्मा, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ये 3 सेक्टर बेहद मजबूत है। यहाँ पर बिकवाली है, माफ कीजिएगा, हल्की बिकवाली है, लेकिन यूरोप के बाजार आधा % मजबूत, और एक बार फिर से डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार की मजबूती का संकेत देते हुए। तो ये है इस वक्त की बाजार की बड़ी बातें। दीप बिल्कुल अनिल जी, और काफ़ी बड़ी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। वेदांता की भी एक बार अगर मैं आपको अपडेट दे दूं सर, तो 129.84 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 130 करोड़ के आप नंबर पर पहुंच गए हैं। 4-4.5 करोड़ शेयर्स आना बाकी है आखिरी 1.5 घंटे में। तो देखते हैं यहाँ पर कैसा एक्शन रहेगा। पर इतना एक्शन ऑलरेडी हो चुका है सर इस दिन में, क्या लग रहा है आखिरी 1.5 घंटे में और थोड़ा एक्शन बाकी है या फिर बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे? देखिए, अब पहले तो वेदांता 2020 वाला मामला है, आखिरी गेंद तक पता नहीं चलेगा कि मैच किस करवट जाएगा, और कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी तरफ मैच को। कोई भी टीम जीत भी सकती है जब तक कि आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए, क्योंकि एक ओवर में 20-25 रन भी आखिर में बन जाते हैं। तो अब तो वैसे देखा जाए तो बेहद नज़दीक है वेदांता डीलिस्टिंग ऑफर में 134 करोड़ के जादुई आंकड़े के, और देखा जाए 1.5 घंटा ही बचा है तो हो सकता है थोड़ा दूर भी लगे कि 5 करोड़ शेयर अभी भी आने बाकी हैं। जिन्हें डालने थे उन्हें डाल दिया। 5 करोड़ किसने रखे हैं अभी तक कि आखिरी मोमेंट पे डालूंगा, लेकिन किसी भी तरफ हो सकता है। इंटरेस्टिंग होगा जो भी हो अगले 1.5 घंटे में कि क्या कुछ शेयर और मिलते हैं या नहीं। दूसरी बात टेक्निकल ग्लिच को लेकर आ रही थी, जो कि बीएसई में आपने सुबह देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ग्लिच दूर होने के बाद शायद अब देखना होगा कि एक्सचेंजेस या सेबी आगे इसे एक्सटेंशन देते हैं, एक दिन के लिए नहीं। लेकिन फिलहाल ये मान कर चलें कि एक्सटेंशन नहीं हो और उसी हिसाब से आपको बिट्स डालनी है तो फिर 3:30 बजे तक डाल दीजिए, इंतज़ार मत कीजिए उसका, अभी भी आपके पास सफिशिएंट समय है। तो ये तो बात हुई इसकी। अब आइए बाजार की, जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं दीप, कहीं कोई दिक्कत शिकायत नहीं है। 11,935 का हाई बनाया है निफ्टी ने, वहाँ से 51 पॉइंट नीचे, ठीक है। 7 दिनों की लगातार तेजी के बाद वीकेंड सेशन पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, लेकिन असली एक्शन और जो कुछ भी बेहतरीन तेजी बनती दिख रही है वो है निफ्टी बैंक में। आपको याद होगा सुबह जब हम पॉलिसी देख रहे थे, पॉलिसी खत्म होने के बाद पहले सेंटेंस के साथ जिससे हमने शुरुआत की कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार पॉलिसी, जहां बाजार को आगे बढ़ने के लिए सब कुछ है, जो पॉजिटिव्स हैं वो कहीं ज़्यादा थे। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने 23,500 के पार निकलकर जो एक्शन दिखाया, वो एक्शन आप देख सकते हैं। 23,800 तक नॉन स्टॉप बैंक निफ्टी भागता हुआ नजर आया है, और अभी भी 23,500 के ऊपर टिककर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 0.2% की मजबूती है। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी कितना ज़्यादा ताकत से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है। डेटा रीडिंग थोड़ी देर में मैं आपके सामने रखूंगा भी कि किस तरह के डेटा बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि सीरीज का पहला दिन है, बहुत ज़्यादा डेटा है नहीं, लेकिन जो कुछ भी होगा आपके सामने आएगा। आइए तब तक आगे बढ़ते हैं, और भसीन साहब हमारे साथ हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल, लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक से, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। बसीर साहब स्वागत है सर। सबसे पहले तो शुरुआत में आपकी तरफ से अपडेट बताएं सर। हाँ, तो अनिल जी, पहले तो बैंक निफ्टी पे आपको मुबारक हो। 23,500 24,000 के पास आ गया। जो आपको कहा था 3,000 पॉइंट की तेजी खड़ी पांव पे आ गई 10 दिन में। अपडेट ये है सर, कल आपको मैंने बोला था पीएसयूज में बहुत वैल्यू थी, और मैंने डेयरिंगली 340 पे आपको बीपीसीएल किया, 351 हो गया, बुक कीजिए प्रॉफिट। आई थिंक पीएसयूज आर गोइंग टू शाइन फ्रॉम हियर। दूसरा मैंने पिक दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा 41.42, वो 43.43 बिक गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में बुक करिए, और जबकि बैंक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। डार्क हॉर्स था एलआईसी हाउसिंग 286.87, वो 318, 10% आज मूव दे गया। और आईसीआईसीआई बैंक दिया था आपको 385, वो 404 मार गया।
अब आप कहें तो फिर आज मेरे पे PSU थीम है, 2 बाइज है, 1 सेल है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी के लिए है सर। क्या बात है, सेक्टर की थीम को पहले ही पहचानने वाले तो आप PSU पर बुलिश हो रहे हैं। बताएं सर, अब आज क्या क्या खरीदारी करने का इरादा है? तो देखिए सर, क्रूड वापस $43 आ गया। ONGC पे गैस की भी जो छूट आने वाली है, आई थिंक ONGC की री रेटिंग आ जाएगी। 70 रुपए का भाव है, 67.75 का स्टॉप लॉस रखिए, 78 to 82 का टारगेट। इट इज अनक्वेश्चनेबली गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर। दूसरा बाय है सर, जैसे कल बैंक ऑफ बड़ौदा था, आज कैनरा बैंक है, 90 रुपए का भाव है, 88.50 का स्टॉप लॉस, 88.25 का स्टॉप लॉस रखिए, 98 to 100। कैन बैंक will be the third largest beneficiary of falling bond yields after State Bank and Bank of Baroda। उसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है इन द PSUs। और सेल में है सर, आज कंजम्पशन स्टॉक्स आर वीक। ब्रिटानिया बेचिए 3745 से 55, 3820 का स्टॉप लॉस, 3600 का टारगेट। ओके, 3820 का स्टॉप लॉस, 3600 का टारगेट। आइए, तो एकमात्र बिकवाली है ब्रिटानिया में। पहले मैं आपको बता दूं खरीदारी के कौन से स्टॉक्स बताने हैं। ONGC खरीदे 70 के आसपास, 67.75 67 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस, 78 और 82 दो टारगेट। कैनरा बैंक 90 रुपए के आसपास खरीदिए, 88 रुपए 25 पैसे 88.25 स्टॉप लॉस, 98 रुपए और 100 रुपए ये दो टारगेट है आपके लिए कैनरा बैंक में। ब्रिटानिया ये तीसरा स्टॉक है जहां पर बिकवाली करनी है, 3745 से 3755 की रेंज में बिकवाली करनी है और 3820 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस, 3600 रुपए तक के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपका भसीन साहब। और आपसे देखिए बात करते करते ONGC की खबर भी आती हुई दिख रही है। रिफाइनरिंग कारोबार के लिए इंटीग्रेशन की प्रोसेस ONGC ने शुरू की है। इसके अलावा कुछ और खबरें भी ONGC को लेकर आ रही हैं, वो आपके मैं सामने रख दूं। पेट्रोकेमिकल प्लांट में 100% क्षमता के साथ कामकाज जारी। तो ONGC की तरफ से बिजनेस अपडेट्स आते दिख रहे हैं जो आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। तेल की कीमतों में रिकवरी होने से अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद इस वक्त है। शुक्रिया भसीन साहब, आपसे मुलाकात होगी 2:45 पर 50 मिनट पर फिर से। तब तक आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार पहले बिगुल वागले साहब के लिए। वागले साहब तैयार है अपने वंडरफुल स्टॉक के साथ। जी वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। बेचना है टाटा कंज्यूमर 476 का अभी लेवल तोड़ा है इसने, मुझे लगता है ये नीचे जाने के लिए तैयार है। मेरा 460 का टारगेट है, 15 रुपए की डाउनसाइड देख रहा हूं। स्टॉप लॉस 480 के ऊपर का होना चाहिए, 480.50 का 5 रुपए का रिस्क होगा। टाटा कंज्यूमर पर करिए बिकवाली। तो बैक टू बैक दो कंजम्पशन स्टॉक्स पर आपको बिकवाली का व्यू आ रहा है। भसीन साहब ब्रिटानिया बेचने को बोल रहे हैं, वागले साहब बोल रहे हैं कि आप टाटा कंज्यूमर बेचिए। पर आइए कुछ स्टॉक्स और अहम ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। मानसी आप शुरुआत करिए। गुड आफ्टरनून, बताइए आने वाले कुछ दिनों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं हमारे लिए? जी दीपांशु गुड आफ्टरनून। आज की अगर बात करें तो अभी वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर जो बंद होने जा रहा है और RCF की चौथी तिमाही के नंबर्स जो आने वाले हैं, इस पर हमारा फोकस है। कल शनिवार के दिन सिक्किम में होटल और टूरिज्म से जुड़े सेक्टर्स खुलने जा रहे हैं और सोमवार को इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और सोमवार का दिन काफी इवेंट स्पेसिफिक रहेगा। 12 अक्टूबर के दिन मजगांव डॉक UTI AMC की लिस्टिंग होने जा रही है। इसके अलावा GST काउंसिल की बैठक भी 12 अक्टूबर को होने वाली है। दीपक फर्टिलाइजर का राइट्स इश्यू इस दिन बंद हो जाएगा। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, अगस्त IIP के आंकड़े आते हुए हम देखेंगे और सितंबर के CPI के नंबर्स आते हुए 12 अक्टूबर के दिन हम देखेंगे। और अंत में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक होने की भी संभावना है। तो सोमवार के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर है जिस पर हमारी नजर होगी। ओके, तो अहम ट्रिगर्स हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए और स्पेशली जो दो बड़ी लिस्टिंग होने वाली हैं मंडे को, वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। कौन से स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं मार्केट्स खुलने के बाद? चलिए जानते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए सबसे पहले तो वेदांता आपने तो अपडेट दे ही दिया है कि 130 करोड़ के आसपास की शेयर्स की अब तक बोलियां मिल चुकी है, तो देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। इसके अलावा स्टील स्ट्रिप व्हील्स, यहाँ पे कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे काफ़ी बेहतर है। मुनाफा देखिए 7.6 करोड़ से बढ़ के करीब 14 करोड़ के आसपास आया, यानी कि 82% के आसपास का जम कंपनी के मुनाफे में और आय में करीब 12% के आसपास का जम देखने मिला। इसके लिए स्टॉक आज अच्छी खासी तेजी भी दिखा रहा है। दूसरा टाटा स्टील, इन्होंने अपने Q2 का अपडेट दिया है, तो घरेलू जो उत्पादन है वो तो फ्लैट रहा है, लेकिन घरेलू बिक्री में करीब 22% के आसपास का उछाल देखने मिला है। 50 लाख
लाख टन के आसपास ही आया है। तो घरेलू जो कंपनी के डिलीवरीज के नंबर्स है वो काफ़ी बेहतर है। एनसीएल इंडस्ट्रीज यहाँ पे कंपनी के जो सीमेंट का उत्पादन है उसमें 65% की बढ़ोतरी हुई है और सीमेंट की बिक्री में करीब 68% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये अपडेट भी अच्छा है। M&M यहाँ इंटरेस्टिंग अपडेट है क्योंकि बोलेरो पिकअप जो है उसकी खरीद पे जो कस्टमर्स है उनको हेल्थ कवर का ऑफर ये कंपनी दे रही है और ग्राहकों को 1 लाख तक के हेल्थ कवर का ऑफर दिया जा रहा है। तो फेस्टिवल सीजन सामने आ रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं रुझाने के लिए कस्टमर्स को इस तरह का ऑफर दिया जा रहा है। सबसे आखिरी में कुछ बड़ी डील्स हुई है, उसमें M&M फाइनेंस में करीब 21 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, SBI में 30 लाख शेयर्स की बड़ी ट्रेडिंग हुई है और NTPC में करीब 12.25 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ये हैं वो तमाम खबरें जिन पर आपको रखना है फोकस। आज इन खबरों के दम पर शेयरों में एक्शन है। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे और आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत आशु मदान साहब का। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर, आपकी पिक्स। अनिल जी अभी भी जो अनिल जी फेवरेट सेक्टर है वो करंट मार्केट के चलते आईटी है। तो अनिल जी आईटी में ही खरीदारी की राय है और 1-2 दिन की कंसोलिडेशन, एक हमने बड़ा मूव देखा था टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद और उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई। तो अनिल जी लेना है वापस इन्फोसिस, लेकिन लेना कैसे है वो फिर बता देता हूँ क्योंकि एक बड़ा मूव आ चुका है। तो अनिल जी 1100 के 1095-96 का फ्यूचर चल रहा है, तो 1100 की कॉल लेनी है अनिल जी एक, और 1180 की एक बेचनी है। 20 से 22 रुपए की कॉस्ट है अनिल जी। तो इन्फोसिस लेके बिल्कुल इस तरीके से रखना चाहिए कॉल के थ्रू। अनिल जी एक पे एक बेची है क्योंकि इन द मनी ऑलमोस्ट जो एट द मनी वाली है वो लेनी थी और कॉस्ट कम करनी थी, इसलिए मुझे लगता है कि इन्फोसिस में एक नेक्स्ट मूव आ सकता है। लेकिन अनिल जी 11,900 की वॉलिटिलिटी चाहे वो इंडेक्स की हो चाहे स्टॉक की हो, और क्योंकि इतने बड़े हुए हैं अनिल जी नॉर्मल ट्रेडर नहीं झेल पाएगा। आज 1120 वाला इन्फोसिस जब 1080 आ जाएगा तो आपका सौदा कटेगा ही कटेगा। तो इस वॉलिटिलिटी को अनिल जी बचाने के लिए, स्टॉप लॉस ना ट्रिगर करवाने के लिए ये तरीका है। और सिमिलर राय अनिल जी विप्रो पे भी। विप्रो पे कोई स्प्रेड नहीं बनाना, सिर्फ 380 रुपए की कॉल, 12.5-13 रुपए का रेट है वो लेनी चाहिए और 9 रुपए का स्टॉप लॉस मीन्स 4 या 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के विप्रो की कॉल भी अनिल जी खरीद के बैठना चाहिए। अनिल जी आईटी कंपनीज के रिजल्ट, HCL टेक में मैं अभी भी बुलिश हूँ और बहुत बुलिश हूँ। आईटी कंपनीज के रिजल्ट अनिल जी बहुत अच्छे आएंगे। वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। कॉस्ट सेविंग बहुत ही हुमंगस कॉस्ट सेविंग चल रही है अनिल जी। वो जो उनकी कैब और जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है ना, वही करोड़ों रुपए की सेविंग हो रही है मीन्स, और कहीं काम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आने वाले टाइम में भी अनिल जी ये बहुत अच्छा, मतलब ये बम्पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं आईटी कंपनीज। तो बिल्कुल इस सेक्टर के साथ बने रहना चाहिए। ओके, तो इन्फोसिस का 1100 का कॉल खरीदना है, 1180 का बेचना है। विप्रो का कॉल जो खरीदना है उसका टारगेट क्या रखना है आशु जी, और क्या भाव में एंट्री करनी है? अनिल जी 12.5 रुपए में लेना है और 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, बाकी अनिल जी चलने देना है। 12.5 में लेना है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस, और ये कॉल लेना है कौन सा, 400 वाला? 380 वाला अनिल जी, 380 वाला। ओके, 380 वाला ही ठीक है, परफेक्ट है। फिर तो 380 रुपए वाला कॉल 12.5 में खरीदिए, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। प्रॉफिट आपकी जब मर्जी हो तब बुक करिए। प्रॉफिट बुक करने के मामले में खुला छोड़ देता आशु जी, जब आपको जैसा मन करे वहां पर आप प्रॉफिट बुक करिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हमारे साथ बाकी सारे मेहमान भी हैं इस वक्त जुड़े हुए। कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, इन्हीं पर राय ले ली जाए। वेदांता 125-126 6% मजबूत है। कुणाल जी चार्ट्स देखिए और बताइए ऊपर और नीचे के लेवल। अगर जिस तरह से ओपन ऑफर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लगभग 130 करोड़ शेयर आ गए, 4 करोड़ शेयर ही और चाहिए। ऊपर के क्या लेवल हो सकते, क्या वापस से 135-40 तक जाने की ताकत है? अनिल जी देखिए, जब आज सवेरे और कल भी हमने बात की थी तब मैंने कहा था कि एक बड़ा सपोर्ट बन गया है 115 से लेकर के 113 के बीच में। और अनिल जी आज वॉलेटिलिटी में वो लेवल्स दोबारा से रिविजिट हुए, गिरावट भी आते हुए दिखी, लेकिन फिर बहुत शार्प रिबाउंड उन्हीं स्तरों से आता हुआ दिखा है। तो 115 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट बन गया है। आज एक पैटर्न भी कैंडलस्टिक्स पे बन रहा है जिसको ट्वीजर बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अनिल जी 130 से लेकर के 133 रुपए का जो रीजन है जहां अब अगला रेजिस्टेंस है, उन स्तरों को ये स्टॉक छू सकता है।
सकता है, लेकिन यहां पर अनिल जी मेरी एक छोटी सी हिदायत है कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा इससे दूर रहें। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ऊपर नीचे के काफी लेवल्स आते हुए दिखेंगे जिस तरह का न्यूज फ्लो चलेगा। तो मुझे लगता है कि आप केवल ट्रेडिंग ना करें, इसमें अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है तो अलग बात है, लेकिन ट्रेडिंग यहां पर थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है इसकी वॉलेटिलिटी के मद्देनजर। ओके, ट्रेडिंग करना खतरनाक है बिल्कुल, और वैसे भी इस वक्त बैन में है, तो जो कुछ भी होगा वो आपको कैश मार्केट में ही फ्रेश ट्रेड करना होगा। चलिए, ये तो है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे विश्वेश जी के लिए। बिल्कुल, विश्वेश का विशेष बताएं विश्वेश जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, खरीदना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंशियल, करीबन 155 के आसपास चल रहा है, और इसमें कुछ बहुत ही पेक्युलर टेक्निकल सेटअप है जो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है आने वाले दिनों में। 130 टू 160 का जो मूव था वो इंपल्सिव मूव था, और उसके बाद में लास्ट 5 से 7 दिन में जो कंसोलिडेशन है वो सम सॉर्ट ऑफ अ वेव बी करेक्शन है, और मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं ओवर हो गया विद यस्टरडे लो समवेयर अराउंड 149। तो 155 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से 149.50 का स्टॉप लॉस रखिए, और जिस हिसाब से मोमेंटम है मुझे लगता है आने वाले दिनों में 10 से 15% चलना चाहिए। तो करंट लेवल पे खरीदारी करें, 150 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट अपसाइड में 165, 180 इस तरह के दो टारगेट होंगे, 165, 170, 180 हर 5-5 रुपए के इंटरवल पे टारगेट है। 160 की कॉल में 20 लाख ओपन इंटरेस्ट है, और उसके बाद में 180 की कॉल में है 12.5 लाख 13 लाख शेयर। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 160 जैसे ही क्रॉस करेगा बहुत ही शार्प मूव आना चाहिए, और कहीं ना कहीं फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी कहा जाएगा। तो बहुत हाई कन्विक्शन के साथ में हाउसिंग फाइनेंशियल में मेरे हिसाब से ये स्टॉक नहीं चला है कंपेरेटिव टू HDFC एंड LIC। तो दिस इज द वन स्टॉक विच शुड डेफिनेटली बी बॉट एंड हेल्ड फॉर 3-4 डेज। डेफिनेटली, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर करिए आप खरीदारी। फाइनेंशियल्स में फ्रेश खरीदारी आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी वापस 23,750 के लेवल्स पर आया है, और दिग्गज बैंक्स में एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग आई है। एक्सिस बैंक पर नजर रखिए, स्पाइक आते हुए दिख रहा है। HDFC बैंक पर नजर रखिए, वहां पर स्पाइक आया है। ICICI बैंक भी मूवमेंट दिखा रहा है। SBI पर भी आप खरीदारी आते हुए दिख रहे हैं। तो इन सभी दिग्गज बैंक्स पर फ्रेश खरीदारी आ रही है, जिसलिए बैंक निफ्टी और ऊपर जाते हुए दिख रहा है। किरण जी, एक्सिस बैंक बढ़िया मूव है सर, 468, 469 के लेवल्स पर है, फ्रेश मूव आई है, क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कि इधर और भी बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ दिया है इसने। जिस तरीके से ये अपमूव दे रहा है, एक नेकलाइन तोड़ी है, मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। अभी के लिए मेरा 458 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि इमीडिएट जो टारगेट है 471 के आसपास के देखने को मिल जाने चाहिए। दीप, मेरे लिए प्लीज एक बिगुल बजाओ, एक स्टॉक भाग रहा है। बिल्कुल बिगुल, किरण के कमाल। बताएं किरण जी। देखिए, वीकेंड है, और वीकेंड के पहले एक UBL है वो बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि एक मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है, और उसके चलते जिस तरीके से ये मूव आ रहा है, मेरा मानना है कि काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। अभी के लिए 1001 के आसपास का रेट है, 1000 से 996 ये बाइंग रेंज रहेगी। 990 का 987 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स भी काफी बड़े, 1030, 1040 के टारगेट्स सोमवार को देखने को जरूर मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस बीच नितिन जी भी हमारे साथ तैयार है, और मैं भी तैयार हूं, और हम दोनों के लिए एक बिगुल बजाया जाए कल के 2000 का और निफ्टी के निशानेबाज कर। ओके, और इस बीच में जब आप हम दोनों के लिए बिगुल बजा रहे हैं, तो फिर एक बिगुल और बजा दीजिए लगे हाथ विश्वेश जी के विशेष का।
नितिन जी और विश्वेश जी हम उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ये तब तक मैं आपको बता दूं कि जो बिगुल मैंने नितिन जी मेरे लिए और विश्वेश जी के लिए बजाया है वो है बैंक निफ्टी पर। हम तीनों का बैंक निफ्टी पर एक कॉल आया है और 1 बाय 1। तो जब तक नितिन जी और अगर विश्वेश जी जुड़ चुके हैं तो पहले मैं उनको मौका देता हूं, अगर वो नहीं जुड़े तो मैं आपको बता दूं 23,750 के आसपास, 23,775 पर चल रहा है इस वक्त। 23,750-60 के आसपास ये चल रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहाँ पर खरीदारी करने की राय है और बैंक निफ्टी में खरीदने के दो तरीके हैं। पहले तो अगर आप फ्यूचर सीधा करें तो 23,500 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर में 23,950 का टारगेट पहला बनता हुआ दिख रहा है और उसके बाद 24,050 का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। और दूसरा तरीका है आप 23,800 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। नितिन जी हमारे साथ ही हैं तो पहले मैं नितिन जी की भी राय ले लूं। नितिन जी की तरफ से भी बैंक निफ्टी में ही खरीदारी करने की राय है। बैंक निफ्टी यहाँ से दौड़ लगाने को तैयार है। नितिन जी बताइए। अनिल जी, हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में खरीदेंगे। निफ्टी में तो हम सामने 11,900 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 121 की है। इसका स्टॉप लॉस हम 85 रखेंगे, टारगेट 160 170 ऐसे रखेंगे। 12,050 की तरफ जाने को बिल्कुल तैयार है, 12,000 के ऊपर ही खुलनी चाहिए मंडे को। तो ये कॉल ऑप्शन हम लेंगे निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में अनिल जी प्रीमियम बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बड़ी स्प्रेड क्रिएट कर रहा हूँ। यानी मैं 23,800 की कॉल लूंगा, 23,800 की कॉल लूंगा, मगर बेचूंगा मैं ऊपर 24,400 की कॉल। ये मुझे बन रही है 265 रुपए में, 265 रुपए में ये बन जाएगी। और ऊपर टारगेट ऐसा लग रहा है कि 24,200 की तरफ बैंक निफ्टी आना चाहिए। आज के दिन में खास तौर से बैंक निफ्टी में काफी अनकॉमन सा डेटा दिख रहा है और मुझे लग रहा है क्लोजिंग होते होते कम से कम 200 पॉइंट की और रैली बैंक निफ्टी में बन सकती है। तो यहाँ पे स्प्रेड करने की सलाह होगी 23,800 की कॉल ऑप्शन लेकर के। और क्या तो आप 22,400 बेच सकते हैं या 23,400 बेच सकते हैं। समरी यही है कि ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 24,200 बहुत फास्ट मूव करनी चाहिए। डेटा काफी स्ट्रांग बन रहा है तो ये बुल स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 24,000 की कॉल ऑप्शन मुझे 300 रुपए में मिल रही है, वो आप ले सकते हैं। तो आप 200 रुपए का रखें और टारगेट उसका करीब 450 का रखें, यानी 150 से 200 रुपए की तेजी 24,000 की कॉल में आपको मिल सकती है। ओके, पहले मैं बैंक निफ्टी फिनिश कर लूं नितिन जी। एक तो ये कि आप 23,800 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और 24,400 का एक कॉल ऑप्शन बेचिए। 265 में बनेगा ये। इसका स्टॉप लॉस और टारगेट कुछ है तो मुझे बता दीजिए एक बार। स्टॉप लॉस कितना लगाना है, टारगेट क्या रखना है? 100 रुपए का मैं रिस्क लूंगा। जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसमें अगर आपको 100 रुपए का प्रीमियम का नुकसान होने लग जाए तो आप उसमें से निकल जाएं। 245 रुपए का डिफरेंस अभी है तो 145 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि 100 रुपया मतलब मुझे 25 इंटू 1,000 रुपए का ही लॉस होगा। बट अगर ये किसी कारण से 23,400-500 आ गई तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि आप जो स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं वो बड़ी स्प्रेड है, 600 पॉइंट की स्प्रेड है। तो जो प्रॉफिट का टारगेट हमें कम से कम 200 से 250 पॉइंट का रखना है, तो वो टारगेट हो गया, 100 रुपया स्टॉप लॉस हो गया अनिल जी। ओके, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी में। और इस बीच विश्वेश जी भी हमारे साथ तैयार है। विश्वेश जी के लिए बिगुल और विश्वेश जी का भी बैंक निफ्टी पर ही कॉल है, वो भी ले लेते हैं। आइए। नितिन जी आप रहिए हमारे साथ। निफ्टी पर आपके कॉल पे मैं फिर से बातचीत करूंगा। विश्वेश जी आप बताइए। अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन डेटा है बैंक निफ्टी में और जिस मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट देख रहे हैं डेटा और चार्ट के दम पे, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 24,400 की ओर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में 23,800 के आसपास खरीदारी करें, 23,600 का स्टॉप लॉस रख के 24,000 और 24,400 के दो टारगेट होंगे। आज के दिन में इतना इंटरेस्टिंग डेटा है अनिल जी। टोटल 15 अक्टूबर की सीरीज में 57,94,000 मतलब ऑलमोस्ट 60 लाख शेयर हैज बीन रिटर्न ऑन द पुट साइड, जबकि कॉल साइड अगर आप ओआई देखेंगे एनर्जी उसका आधा है, ओनली 34 लाख। ऑन दी अदर हैंड जब आप ऑप्शंस का डेटा जाके देखते हो तो 24,000 के कॉल में 8.5 लाख शेयर है और 24,500 के कॉल में 6.5 लाख शेयर है। और आज
जिस हिसाब से बैंक निफ्टी अप्रोच कर रहा है, इनफैक्ट एसबीआई ने भी मूवमेंट दिखाया, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी शायद आने वाले सेशन में अनदर 1 आवर में यहाँ से और 200 पॉइंट रैली कर सकता है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी बहुत ही बेहतरीन डेटा है। तो कपल ऑफ वे आप ट्रेड कर सकते हो, या तो नेकेड फ्यूचर बाय करो, या तो फिर 23,900 का कॉल जो समवेयर अराउंड 340 350 चल रहा है उसको खरीदिए। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 260 के आसपास रखिए, टारगेट रहेगा 500 600 रुपए का मंडे तक। दूसरा है कि 24 और 24,500 का 1:1 का स्प्रेड बना के जाइए। इन एनी केस बड़ा स्प्रेड रखिएगा, जैसा नितिन जी ने भी कहा। मेरे हिसाब से जो मूवमेंट है वो काफी बड़ी है, तो बैंक निफ्टी मिस नहीं करना चाहिए जी। यहाँ से एटलीस्ट 400 से 600 पॉइंट चल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पे कहा। मैं भी आपको बता दूं कि आप 23,800 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। 23,800 का कॉल ऑप्शन 380 400 रुपये, 390 400 रुपये की रेंज में इस वक्त चल रहा है। ये आप खरीद लीजिए 390 से 400 की रेंज वाला। आप स्टॉप लॉस लगाइए इसमें 300 रुपये का, और ये आराम से आपको 500 से 600 रुपये तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो 23,800 का कॉल ऑप्शन आप बैंक निफ्टी का खरीद सकते हैं। बैंक निफ्टी में डेटा बहुत मजबूती के साथ बन रहा है, जैसा कि नितिन जी भी कह रहे हैं और जो हमें नजर आ रहा है। पूरी संभावना है कि 24,000 के पार आपको बैंक निफ्टी सोमवार को निकलता हुआ नजर आए। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, यहाँ मोमेंटम स्ट्रांग है। पॉलिसी का एक जो आपका ट्रिगर था वो भी आपके सामने आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस फोर्स से बैंक निफ्टी बाहर निकल रहा है, और बड़े दिनों बाद आपके लिए बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है। और आज ही अगर ये 23,808 का आज का कैश मार्केट का हाई है, 23,808 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिकता है तो कोई बड़ी बात नहीं। 23,900 23,950 आज ही आपको नजर आ जाए तो बड़ी बात नहीं। तो आज भी अगर 23,808 का हाई पार करके अगले 10-15 मिनट में अगर ये पार करके टिक जाता है तो यहाँ से बड़ी तेजी बन सकती है। तो ये निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी की बात है। निफ्टी पर भी नितिन जी राय देते हैं। निफ्टी पर नितिन जी आपने कहा 11,900 का कॉल ऑप्शन खरीदना, राइट? इसके 120-121 रुपए के आसपास इसके स्टॉप लॉस और टारगेट बनाएं। और निफ्टी में आपको क्या नजर आ रहा है? अनिल जी, निफ्टी की कॉल देके मैं बैंक निफ्टी का 2 डेटा और बताऊंगा। निफ्टी में 11,900 की कॉल ऑप्शन लेनी है, इसका स्टॉप लॉस 80 रुपए का होगा और टारगेट 170 रुपया 180 रुपए का होगा, या निफ्टी का टारगेट 12,050 के होंगे। 11,900 की कॉल ऑप्शन लेनी है। और बैंक निफ्टी में अनिल जी डेटा, सबसे इम्पोर्टेंट डेटा आज ये है कि इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन है 28 से 30%, जो करीब 4,21,000 शेयर होते हैं। इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में नॉर्मली पॉलिसी वाले दिन देखने को नहीं मिलता है, और ये सारा ओआई बिल्डअप पॉलिसी के बाद हुआ है। और जो इसके स्टॉक्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक में 5% का एडिशन है, आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक में, एसबीआई में 8% का एडिशन है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्लस बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में सब में बाइंग हो रही है। तो वो इंडिकेट कर रही है कि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा स्टीम है और बैंक निफ्टी 24,000 के ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। करते करते नितिन जी देखिए 23,800 का हाई बनाकर आज के हाईएस्ट लेवल पर 23,825 का लेवल छुआ है। तो 23,800 के पार निकलकर टिकने की कोशिश बैंक निफ्टी की होती दिख रही है, और 11,900 के पार निकलकर निफ्टी की कोशिश होती दिख रही है, और 23,800 के ऊपर निकलने की कोशिश बैंक निफ्टी की होती हुई दिख रही है। तो बेहद मजबूती के साथ डेटा बनते हुए दिख रहे हैं। और बहुत कम ऐसा होता है जब हमारे तीनों के कॉल एक साथ एक ही वक्त पर साथ में आए। तो नितिन जी, विश्वेश और मेरे तीनों की तरफ से बैंक निफ्टी पर बाय ट्रिगर एक साथ होते हुए दिखे हैं। जिस तरह से डेटा बनते हुए दिखा, 28% ओपन इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़ा देखिए, एक दिन में 28.5% ओपन इंटरेस्ट बनना 4,25,000 शेयरों का बैंक निफ्टी में। ये कुछ कहानी बता रहा है कि किस तरह से बैंक्स को लेकर बाजार मजबूत होता दिख रहा है। शुक्रिया नितिन जी, ये निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। वाकई में आज निशाना आपने दोनों ही जगह लगाया है, निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी। आइए अब चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। देखिए अनिल जी, पिक से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। एक विनती है, जिन आप तीनों ने बैंक निफ्टी पे कॉल दिया है, हमारी कॉल के बाद एक धन्यवाद दे दीजिएगा। हमारी खरीदारी की राय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, स्टॉक लगभग 2.5% ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट में लगभग 0.8% का इजाफा है। अब स्टेट बैंक अगर चलेगा तो बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। वीकेस्ट लिंक है, मतलब कि एचडीएफसी बैंक और ये इंडसइंड बैंक तो कमजोर स्ट्रॉन्ग लिंक है। स्टेट बैंक वीकेस्ट लिंक है बैंक निफ्टी का, और अब इसके चलने की बारी है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बना है और जिस तरह का कंसोलिडेशन स्टेट बैंक में हुआ है अनिल जी, मुझे लगता है कि स्टेट बैंक और सारे सरकारी बैंक एक बड़ा पुल बैक दिखाएंगे। स्टेट बैंक को खरीद करके चलें, 194 रुपए पर 194 पर स्टॉप लॉस रख लें और 210 रुपए का पहला टारगेट होगा, 210 का पहला टारगेट और 215 रुपए का दूसरा टारगेट होगा अनिल जी। और अनिल जी ये बात याद रखिए कि देखिए, जो मैंने आज सवेरे कहा था कि जो बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में होता हुआ दिख रहा है, इसके टारगेट छोटे नहीं अनिल जी, बहुत बड़े होंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो सारे बैंक्स में फिर तेजी बनेगी। तो स्टेट बैंक को खरीद करके चलें, 194 पर स्टॉप लॉस रखें। देख रहे हैं बैंक निफ्टी डेज हाई पर है। पीएसयू बैंक्स पर फोकस, बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, कल मैंने बैंक निफ्टी पे भी बाय दिया था और स्टेट बैंक पे भी बाय दिया था और कहीं ना कहीं मैंने ये बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट किया था कि बड़ा मूव पेंडिंग है। और आज जिस हिसाब से एक स्टॉक में डेटा उभर के आ रहा है, मुझे लग रहा है और रॉकेट, इनफैक्ट मैं थोड़ी सी एग्रेसिव लैंग्वेज यूज करूंगा, रॉकेट मूव समझ में आ रहा है। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में कुछ इस तरह से शॉर्टिंग हो रही है 92 के लेवल के आसपास कि वो जो सेलर है वो बहुत ही हैवीली प्रोटेक्ट कर रहा है अपने लेवल को। एट द सेम टाइम जो बायर है वो अपने भाव से 90 रुपीज और 88 की रेंज में स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेट कर रहा है। मुझे लग रहा है जैसे ही 92 के ऊपर निकलेगा ये गोली की तरह भागेगा 100 रुपए की ओर। लास्ट वीक में मैंने और मेरे साथ में सुमित जी ने भी इनिशिएट किया था, पर हम दोनों के स्टॉप लॉस हो गए थे, लेकिन अभी भी कन्विक्शन सेम है और सुमित जी से भी आप पूछ सकते हो। तो कैनरा बैंक खरीदना है यहाँ पे और मुझे लग रहा है कैनरा बैंक 9140 92 के आसपास एग्रेसिवली लीजिए। 89 का स्टॉप लॉस रखिए, 9500 रुपीस के टारगेट रहेंगे। कुछ बड़ा पीएसयू बैंक्स में दिख रहा है। स्टेट बैंक कल बाय था, अभी राकेश जी कुणाल जी ने दिया है और जिस हिसाब से कैनरा बैंक में दिख रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत ही लार्ज फंडामेंटल चेंज हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह से डेटा और कंप्रेस्ड शॉर्टिंग होती है, शार्प मूव्स आते हैं ऑन द अपसाइड, तो डेफिनेटली कैनरा बैंक खरीदने की राय है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी दे दिया है, स्टेट बैंक भी दे दिया, मुझे लगता है बड़े मूव अपसाइड में पेंडिंग है। 100% पीएसयू बैंक का पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है। कैनरा बैंक बोलते बोलते विश्वेश जी के लेवल्स 1 रुपये बढ़ गया स्टॉक, वहां पर नजर रखिए। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी स्टॉक्स पर आप एक्शन देख रहे हैं। कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से कल के 2000 भी आने की तैयारी में है, तो वहां पर भी इंतजार रहेगा। वेदांता फ्यूचर्स फिलहाल 8% ऊपर है और एक बार हिंदुस्तान जिंक पर भी नजर डाल दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है। तो जैसे जैसे हम क्लोजर टू मार्क पहुंच रहे हैं, जहां तक वेदांता की पूरी डीलिस्टिंग प्रक्रिया का सवाल है, आप देख रहे हैं कि वेदांता और हिंदुस्तान जिंक यहां पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अब तक 1,32,00,000 शेयर्स टेंडर हो गए हैं, तो लगभग फिनिश लाइन पहुंचने के लिए 2 करोड़ और शेयर्स आना बाकी है। इंतजार है उसका, पर तब तक बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। जी सर। बैंकिंग की फ्लेवर में और एक और बैंक है जहां पर खरीदारी करने के आए और वो है आरबीएल बैंक। 179 हाफ 179-180 की रेंज में चल रहा है। यहां पर इसे तुरंत प्रभाव से अभी ही खरीद लीजिए। आरबीएल बैंक में यहां पर तेजी करने की राय है। शॉर्ट कवरिंग के लिए परफेक्ट तैयार होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक और यहां से तेज दौड़ लगाने की तैयारी में भी है। 185 और 188, 185 188, ये 2 टारगेट आप ऊपर के लिए लेकर चले आरबीएल बैंक में। अब वो बैंक्स जो पीछे रह गए हैं वहां पर तेजी होने की संभावना है। तो देखिए, आप पीछे रहने में कौन है? पीछे रहने में एक तो है सरकारी बैंक, जिन पर पूरी नजर डाल के रखी। क्रांति वहां पर भी लाके छोड़ेंगे कुणाल जी। देखिए, एसबीआई और विश्वेश जी ने अभी कैनरा बैंक बोला ही है और थोड़ी देर पहले बसिन साहब भी आपको प्राइवेट बैंक पर सरकारी बैंक रिकमेंड करके गए। सरकारी बैंकों के साथ वो तमाम हाई बीटा प्राइवेट सेक्टर बैंक चलेंगे जो पीछे रह गए। उनमें से आरबीएल, बंधन टाइप के बैंक हो सकते हैं। तो आप देखिए, आज बढ़ने वाले शेयरों में यही आगे हैं, आरबीएल, कैन बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सबके सब। तो आरबीएल बैंक भी बेहतरीन तेजी के लिए यहां से तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो 185 रुपए, 188 रुपए के टारगेट के लिए आरबीएल बैंक में भी खरीदारी करनी चाहिए। यहां से भी एक बढ़िया मजबूती का टारगेट आरबीएल बैंक में नजर आ सकता है। दीप, तो बड़े दिनों बाद कल के 2000 में स्टॉक देने का मौका मिला है दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो अब बढ़िया मूव के लिए तैयार है। कोई स्टॉप लॉस रखना है सर, या ये तो टारगेट पर ही पहले जाने वाला है?
अरे नहीं सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। मैंने 175 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन जिस हिसाब से ये भागा है अब शायद स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। मैं तो 175 सोच रहा था। कुणाल जी मदद करें, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए आरबीएल बैंक में? और टारगेट 185 188 ठीक है, या आप इसे कुछ दुरुस्त करना चाहें तो करके बताएं सर। अनिल जी देखिए, मेरी राय में टारगेट बहुत बढ़िया आपने निकाला है। 186 रुपए पर पहला मामूली सा एक रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आता है, तो वही टारगेट होना चाहिए। 186 से पहले कोई भी मीनिंगफुल रेजिस्टेंस इंट्राडे चार्ट्स पर नहीं है। और एक शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉप लॉस जो है वो 176 176 पर रखें, 186 का पहला टारगेट। तो 76 का स्टॉप लॉस, ओके परफेक्ट। और 185 186 का पहला टारगेट रखकर चलें, ये भी ठीक है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आरबीएल बैंक में खरीदारी करने के लिए। आज से तो बैंक्स में एक्शन है भरपूर। आइए थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जय ठक्कर भी, और उनसे भी हम कुछ बेहतरीन ऑप्शन की रणनीति लेंगे। लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक है जो बढ़िया मजबूत होता दिख रहा है, और इसके चार्ट देखिए वागले साहब। M&M फाइनेंस 135, क्या यह भी आज कुछ कमाल करने के मूड में है क्या? 17% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ। अनिल जी 137 के पार निकलने के बाद इसमें मोमेंटम आएगा, यहाँ पर ये अटक सकता है। हालांकि ये मॉर्निंग से 134 135 के रेंज में पड़ा है, साइडवेज है, मैं कहूँगा वीक नहीं है, लेकिन वो मोमेंटम नहीं है। शायद आपको उससे बेटर स्टॉक मिल सकता है। तो इससे बेहतर स्टॉक मिल सकता है। तो फिलहाल मोमेंटम नहीं, जहां मोमेंटम है वही दिमाग लगाएंगे, क्यों बिना मोमेंटम वाले शेयरों में जाना है। और मोमेंटम है एक और शेयर में, और वह है एचपीसीएल। सुमित जी, एचपीसीएल के चार्ट्स आप देखिए। अरे जी एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी तीनों ही स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और एचपीसीएल लोअर लेवल से आज एक स्मार्ट रिकवरी दिखा रहा है, जिसमें लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। तो एचपीसीएल यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर 184 रुपए 185 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। एचपीसीएल के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। जिन्होंने बाय किया है वो होल्ड करें, 170 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 184 से 185 रुपए तक का मूव एचपीसीएल में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो एचपीसीएल पर भी नजर रखिए, वहां पर भी आप तेजी का ही रुझान इस समय आते हुए देख रहे हैं। काफी बढ़िया खरीदारी उस पर आती हुई दिख रही है। बंसल जी, आपका कल का पिक वोल्टास तो सुपर हिट रहा। हैवेल्स पर भी कोई राय? यहां पर भी बड़ा उछाल आ रहा है, डेज हाई पर आया स्टॉक 700 के पार। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, एकदम नीट क्लीन क्लियर स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। मेरी समझ से मेरे ख्याल से आज वागले जी ने इसको टाइमली रिकमेंड किया था जब इसका ब्रेकआउट हो रहा था। तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड की राय है। और ऊपर में 714 715 के अराउंड जिन्होंने इंट्राडे के नजरिए से लिया है, 714 715 के अराउंड मुनाफा बांधने की राय है। आइए सुमित जी का सुपर हिट आपके लिए। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक बाय करना है 60 रुपए 25 पैसा अभी भाव चल रहा है। इंडियन बैंक स्टॉक का नाम है, इंडियन बैंक। ये स्टॉक के अंदर पिछले 3 से 4 दिनों के हाई टूट रहे हैं। अभी 60 रुपए 30-40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लेके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर छोटा सा स्टॉप लॉस 58 रुपए का नीचे में लगाना है। और जो ये कैंडल फॉर्म हो रही है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि इंडियन बैंक यहाँ से एक बड़ा स्पर्ट दिखाने को तैयार है, जिसके अंदर 64 से 65 के इमीडिएट टारगेट होंगे। और वो लेवल्स अगर टूटते हैं तो ये 68 से 70 रुपए तक का मूव भी दिखा सकता है। 58 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 64 से 65 इमीडिएट टारगेट, और वो लेवल टूटने पे 70 रुपए तक का मूव फिर नेक्स्ट वीक में इंडियन बैंक में देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए इंडियन बैंक में खरीदारी करने की राय। थोड़ी देर में मेरी तरफ से कल के 2000 भी आने की तैयारी में। उससे पहले सेठी साहब तैयार है, उनके लिए बिगुल सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, आज के बाजार में एक शानदार तेजी बनी हुई है, बट आज इस तेजी का जो मेन कारण है वो बैंकिंग सेक्टर में तेजी है। और उसकी चकाचौंध में एक सेक्टर बिल्कुल भूला जा रहा है, और वो सेक्टर से मैंने
आज एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि स्टॉक का नाम है विप्रो। सबको पता है विप्रो का बोर्ड मीटिंग होने वाली है ट्यूसडे को, जिसमें नतीजे भी आएंगे और उसके साथ कंपनी बाईबैक पे विचार करेगी। मेरा मानना है अगला वीक जो रहेगा विप्रो और इन्फोसिस के रिजल्ट है, बिल्कुल ये सेक्टर फोकस में रहेगा और वहां पे विप्रो के भी नतीजे टीसीएस की तर्ज पे अच्छे रहने चाहिए। बिल्कुल मैं बुलिश हूँ रिजल्ट पे भी। और मुझे लगता है ये जो बाईबैक आएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाईबैक एट प्राइस एक्सीडिंग 400 रुपीज। 400 से 420 के लेवल्स पे बाईबैक का अनाउंसमेंट आना चाहिए और वो भी एक साइजेबल बाईबैक। पिछली बार इन्होंने 10,500 करोड़ का करा था, मुझे लगता है इस बार 12,500 करोड़ के बाईबैक की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये स्टॉक जो 367-68 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है मेरा। इसमें अंटिल बाईबैक 385 का पहला टारगेट, 390 का दूसरा टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रखना है 360 रुपए का। 360 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट क्या बताएं सेठी साहब, और क्या बायबैक की क्या उम्मीद करें, किस प्राइस पर होगा बायबैक विप्रो का? मुझे लगता है 400 रुपए से लेके 420 के बीच की प्राइस आनी चाहिए बाईबैक की। और बाईबैक का साइज भी पिछली बार इन्होंने 10,500 करोड़ का बाईबैक करा था, मुझे लगता है इस बार कम से कम 12,500 करोड़ का बाईबैक होगा। पिछली बार की जो प्राइस थी वो भी जिस दिन अनाउंसमेंट आया था उससे काफी अच्छे प्रीमियम पे हुआ था, 325 के लेवल पे हुआ था। ये अगस्त 2019 की बात है। मुझे लगता है ये जो बाईबैक है ये डेफिनेटली सब्सटेंशियल प्रीमियम पे होगा करंट प्राइस से, और नतीजे भी जैसे हमने टीसीएस के देखे उसी टच पे मुझे लगता है अच्छे नतीजे भी रहेंगे। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। और आज चूंकि बैंकिंग सेक्टर फोकस में है तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है। अगले वीक में ये पूरा सेक्टर ही फोकस में रहेगा, बिकॉज साथ साथ ही मीनिंग 14 तारीख को फिर इन्फोसिस के भी नतीजे आएंगे, वो भी अच्छे रहने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बायबैक के लिहाज से विप्रो 420 रुपए में बायबैक होगा। बायबैक ये है 13 अक्टूबर को, 13 को है ना सेठी साहब, यानी 13 यानी मंगलवार, राइट? मंगलवार को, हाँ बिल्कुल मंगलवार, 13 तारीख मंगलवार। तो विप्रो में खरीदारी करने की राय। सेठी साहब के एफएनओ के स्टॉक्स आपको पता ही किस तरह के दमदार प्रदर्शन करते हैं, वैसे भी आईटी शेयरों में तो मजबूती है ही, खरीद कर चले। स्टॉक भागने को तो 20% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज, माय गुडनेस। 51,45,000 शेयरों से आप, अच्छा सेठी साहब वैसे तो आपको शायद जरूरत ना, लेकिन जरूरत हो ना हो, जहां से भी सपोर्ट मिले लेते रहना चाहिए, ठीक है ना? और आपके लिए सपोर्ट आ रहा है आशु जी की तरफ से। आशु जी भी विप्रो पर उतने ही बुलिश है। आशु जी बताएं सर, सपोर्ट कीजिए। अनिल जी बिल्कुल, मैंने तो मतलब सेठी जी से पहले ही मेरी तो आज की दोनों कॉल्स ही विप्रो और इन्फोसिस हैं। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ आईटी स्टॉक्स के अंदर, और मुझे लगता है कि इसमें बम्पर रिजल्ट्स आएंगे और बम्पर मूव आएगी, बिल्कुल बने रहना चाहिए। एंड आई टोटली 100% अग्री विद सेठी जी। एंड जो सेठी जी का जो जिस दम से वो बोल रहे हैं अनिल जी, मतलब मुझ में तो और ज्यादा दम आ गया उनकी बात सुन के। तो मैं तो बिल्कुल ब्लाइंडली सर इन दो स्टॉक्स पे सोल्ड आउट हूँ टोटली इस वक्त। और साथ में दीजिए फिर एक कैविएट दे देता हूँ, इन द सेम स्पिरिट मैं पीएसयू बैंक्स के साथ नहीं हूँ अनिल जी। ये छोटे छोटे बैंक्स हैं, ये फिर कहीं ना कहीं फंसा देंगे किसी को। ये है आपके लिए इस समय बड़ा अपडेट। और अनिल जी एक अपडेट और आने की तैयारी में है वेदांता को लेकर। सर एक अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 90% मार्क पर पहुंच गए हैं हम इस समय वेदांता पर। 134 करोड़ 55 लाख शेयर्स टेंडर हो गए, तो आई थिंक 90% मार्क पर पहुंच गए हैं वेदांता डीलिस्टिंग के नंबर पर। सर बिल्कुल, तो जो खबर आ रही है उस हिसाब से जी हाँ, वेदांता के लिए डीलिस्टिंग की पहली बाधा पार हुई। जो 134 करोड़ शेयरों की जरूरत थी, ये बड़ी खबर आप फ्लैश कर दीजिए। वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर 90% के लेवल पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। 134 करोड़ से ज्यादा शेयर डीलिस्टिंग में आ चुके हैं, जो हम इस वक्त बीएसई की साइट पर देख पा रहे हैं। तो वेदांता के लिए ये एक बड़ी 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 रिलीफ की बात है कि 134 करोड़, तो पहली बाधा जो 134 करोड़ शेयर चाहिए थे उन्हें डीलिस्टिंग में, वो आ चुके हैं। और दूसरी बाधा अब होगी प्राइस की, वो शुरू होगी इसके बाद। लेकिन पहली बाधा पार की है वेदांता ने, और ये बड़ी खबर है वेदांता के लिए। और यही वजह आप देखिए स्टॉक 9% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर एक बार की पार होने की पूरी संभावना। 3:30 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए जो नियम है वो नियम के मुताबिक 3:30 बजे कितने शेयर रहते हैं, अगर कोई बिड कैंसिल ना करें, ये ना मान के चले हम कि हमेशा बिड रिवाइज नहीं हो सकती, कैंसिल नहीं हो सकती। तो 3:30 बजे 134 करोड़ शेयर होने चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग
डाल रहे हैं, सोच समझ के डाल रहे हैं, तो इस हिसाब से एक बार ये वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो वहां पर हमारी नजर है, पर तब तक अनिल जी की तरफ से उनकी अगली कॉल तैयार है। बिगुल कल के 2000। जी सर। खरीदारी करने की राय। और दीप, आज एग्रेसिव होने का वक्त है, क्योंकि जिस तरह से बाजार दिखा रहा है, तो जो कमजोर क्वालिटी के शेयर या जिनको हाई बीटा शेयर आप मानते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें, बढ़ने में आगे गिरने में आगे, वहां खरीदारी करने की राय। और एक स्टॉक जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी, उस पर मेरी नजर है, पिरामल एंटरप्राइजेस, PEL, 1325 रुपए, यहां पर खरीदारी करने की राय। 1325 रुपए के आसपास पिरामल एंटरप्राइजेस का स्टॉक है। तेजी करिए, यहां पर फर्स्ट क्लास बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, भागने को तैयार है। 1305 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1340, 1345, 1340 एक बार समझ लीजिए, 45 ये पहला टारगेट है। 1365, 1370 दूसरे दो, ये रेंज दे रहा हूं मैं। 1340, 45 पहली रेंज है, और उसके बाद इसके पार करने के बाद 1365, 1370 तक जाने की तैयारी है यहां पर पिरामल एंटरप्राइजेज में। तो ये दो लेवल्स हैं जिसके लिए पिरामल एंटरप्राइजेज में करनी है आपको खरीदारी। भागने को तैयार है, बहुत ही बढ़िया सेटअप है, तेजी के साथ बढ़ने को आगे तैयार है पिरामल एंटरप्राइजेज। सुमित जी, राय दीजिए इस पे जल्दी से। अनिल जी, लोअर लेवल से रिकवरी बाउंस बैक जरूर देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर, और ऊपर में 1340 का है, आपने एकदम सही टारगेट दिया है। 1340 का स्टॉक के अंदर हर्डल भी है। 1340 का हर्डल क्रॉस होने के बाद स्टॉक में फिर मोमेंटम और बढ़ेगा, फिर आगे के आपके जो टारगेट्स है वो बिल्कुल अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 1305, 1310 के आसपास है, तो वो लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक लॉन्ग में बने रह सकते हैं। ओके, 1308, 1305 का स्टॉप लॉस है, वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाइए और खरीदारी कीजिए। RBL, PL, एक्सिस, इंडसइंड, बंधन, M&M फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये तमाम वो स्टॉक है जहां पर आज खरीदारी होती दिख रही। तो निफ्टी के, बैंक निफ्टी के हाई बीटा स्टॉक। और अब देखिए बैंक निफ्टी फिर से दिन के हाई पॉइंट की तरफ आने के बाद 23,800 आया, 23,800 से फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। 23,876 का हाई बनाया है, तो बहुत ही बेहतरीन तेजी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में इस वक्त बैंक निफ्टी भी होता दिख रहा है। आइए, ऐसे में बहुत जरूरत है बूम बूम करने वाले जय ठक्कर की, जय का जैकपॉट। जय, पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि आज से बढ़िया दिन आपको मिलेगा नहीं बैंक निफ्टी पे को बिल्कुल ही मतलब उड़ा देने का। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का जो हिसाब से एक ब्रेकआउट आया है अनिल जी, आज बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से और तेजी यहाँ पे देखने मिलनी चाहिए, और इसीलिए 23,900 का एक कॉल ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूंगा। इसीलिए मैंने फोन ऑफ फ्रेंड की एक रिक्वेस्ट की और आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने वो स्वीकार कर ली। तो 370 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 23,900 का कॉल ऑप्शन 15 अक्टूबर की एक्सपायरी का, इसको लेकर चलना चाहिए। अनिल जी, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 230 पर। 370 पे बाय करे, 230 पे एक स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा करीब 500 का है, सेकंड टारगेट बनता है 570 का। अग्रेसिव टारगेट से, बिकॉज डेफिनेटली जो हिसाब से 23,500, 550 के हर्डल निकल नहीं रहे थे बैंक निफ्टी में, और ये पहले भी प्रूफ हो रहे थे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं वो लेवल्स निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है सीधा 24,100, 24,200 पर है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से और 300-400 पॉइंट का मूव इमीडिएटली आना चाहिए बैंक निफ्टी में। वही 23,500 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। और अनिल जी, दूसरा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, जनरली मैं मानता हूँ आशु जी तो मना ही करेंगे, बट PSU बैंक्स में मूव नहीं आता, और मैं भी अगेंस्ट ही रहता हूँ, आशु जी के साथ ही रहता हूँ कि PSU बैंक्स में जनरली मूव नहीं आता। बट ये टाइम थोड़ा उल्टा लग रहा है जी, कहीं ना कहीं PSU बैंक इंडेक्स जो है, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 1328 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। क्लियरली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में ब्रेकआउट है, तो 1390, 1400 तक लेके जाएगा इंडेक्स में। तो PSU बैंक्स में तेजी विदाउट बैंक निफ्टी की तेजी नहीं आ सकती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा, और इसीलिए एक खरीद करने की सलाह। बैंक्स पर नजर रखिए, वहां से आप नजर हटा नहीं सकते। शानदार मूव आती हुई दिख रही है जहां तक पूरे के पूरे बैंकिंग पैक का सवाल है। साथ ही विप्रो, यहां से भी आप नजर मत हटाइएगा, क्योंकि 3-3.5% ऊपर विप्रो भी इस समय आते हुए दिख रहा है। तो अगले हफ्ते नतीजों से पहले वहां पर भी एक्शन। और इन्फोसिस, दोनों स्टॉक जो सेठी साहब भी अभी बात कर रहे थे, अब वापस 1100 के ऊपर आ गया। तो IT और बैंक्स यहां पर आप जबरदस्त तेजी बनते हुए दिख रहे हैं इस समय।
अनिल जी, वेदांता बिड अपडेट, अनकन्फर्म बिड्स भी अब सिर्फ 22 करोड़ ही बाकी हैं सर, तो टेक्निकलिटीज तो क्लियर हो जाएंगी क्लोजिंग तक। अब 1,34,83,000 शेयर्स के हो गई है, तो ऑलमोस्ट 134.83 लाख शेयर्स हैं सर। ये तो नंबर पर पहुंच गया, अब क्या? जी, दो चीज दी। पहली चीज तो ये कि जो 134 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी डीलिस्टिंग ऑफर को पार होने के लिए, वो तो लगता है हो जाएगी। भले अभी आपके पास घंटा भर है, पौन घंटा बाकी है, लेकिन जो लोग बिड डाल रहे हैं वो निकालेंगे नहीं, ये आप अज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं और वो सही अजम्पशन होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज और है जो मैं बताना चाहता हूं। जब से LIC ने मन बनाया कि मुझे 320 में बिड डालनी और डाली है, अब आप देखिए इस वक्त लगभग 32 करोड़ शेयरों की बिड 320 रुपए पर आई, और ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या LIC 320 पर डाल रहा है तो क्या मार्केट में ज्यादातर लोगों ने, फंड्स ने और कई लोगों ने अब ये मन बना लिया कि हम LIC के साथ हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर LIC वाली ही प्राइस लोगों को चाहिए, और अगर LIC बाद में काउंटर ऑफर में अपनी प्राइस को कम ना करें, काउंटर ऑफर क्या आएगा? 150, 155, 160, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसके ऊपर तो अभी नहीं दिखता कि 160 के ऊपर का हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 160 रुपए में काउंटर ऑफर आता है जो कि LIC की प्राइस से 50%, और LIC की प्राइस के साथ में खड़े LIC के हैं 23.5 करोड़ शेयर, और कुल मिलाकर यहां पर 32 करोड़ शेयर, यानी कि इतने हो गए। 8.5 करोड़ शेयर किसी और के भी हैं, दूसरों के भी है। तो ये 32 करोड़ शेयर फिर क्या 160 में अपना शेयर देंगे? ये क्वेश्चन अगले हफ्ते के लिए जो मैं आपके सामने अभी से रख रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं दीप, ये डीलिस्टिंग बेहद बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन कम से कम एक अच्छी राहत की बात है शेयर होल्डर्स के लिए, राहत की बात है प्रमोटर्स के लिए, राहत की बात है इस कंपनी को कर्ज देने वाले लेंडर्स और बॉन्ड होल्डर्स के लिए कि पहली बाधा कंपनी ने पार किए कम से कम। और आप देखिए जब से ये बिड्स 32 करोड़ की बिड्स 320 पर ज्यादा आई हैं, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का भी हुआ है, 129 वाला 125 रुपए, तो ये थोड़ी वॉलेटिलिटी तो चलेगी। और दूसरा, वायदा कारोबार के बैन में भी आज स्टॉक आपके लिए है ही। आइए बढ़ते हैं आगे, और आइए यहाँ पर बसी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। बसी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर अपडेट और आपकी फ्रेश पिक्स। अपडेट तो सर आपको अभी 90 रुपीज में कैन बैंक दिलाया था, 94 रुपए हो गया। प्रॉफिट बुक कीजिए, फास्टेस्ट प्रॉफिट है 2 बजे से लेके 2:50 तक, और ONGC है वो कायम है। अब एक आपके लिए BTSCT है, वो भी बैंक है, और मुझे लग रहा है बैंक तो यहाँ से 24,500-25 हजार अगले हफ्ते ही दिखता है मुझे। तो आप कहें तो मैं कहूँ BTSCT आज का एक ही है बाय। बिल्कुल, कैनरा बैंक ने तो बहुत ही तगड़ी जबरदस्त वाली दौड़ लगाई है, तो गजब का भाग रहा है। बताएं सर कौन सा सरकारी बैंक है ये? नहीं सर, तो ये सिर्फ ZTV पे है सर के 50 मिनट पे 4% मिले। ये सर IDFC फर्स्ट बैंक 3175 से 3190 है, ये लीजिए। 31 का स्टॉप लॉस रखिए, 37 to 39। अगर आप इसमें टाइमलाइन बढ़ा लें अनिल जी, तो ये 50 रुपए का शेयर है बाय अगली दिवाली। अब मिस्टर वैद्यनाथन इज क्लेंट द बुक, और उसकी जो रिटेल बुक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, जो मेरी रिसेंट इंटरेक्शन है। सो इट्स अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो सर। सर आप तो भाव ले आओ 50 का, कोई टेंशन नहीं। आप बोलो कि कब तक रखना है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपके बोलते हैं के बाद भाव आते रहते हैं, लोग आराम से होल्ड करते हैं। होल्ड करने की दिक्कत कहाँ आती है? जब भाव नीचे हो जाते हैं। तो आपके बोलने के बाद तो मजबूत हो ही रहा है। तो IDFC फर्स्ट बैंक बिल्कुल 37 और 39 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 50 रुपए का टारगेट अगली दिवाली तक का। बस इन साहब की राय, खरीदारी की 31 के स्टॉप लॉस के साथ करें आप तेजी, ये है आपके लिए राय। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब। सोमवार को फिर से होगी आपसे मुलाकात। आइए, बाजार मजबूत है इस बीच में, और बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख भी रहे हैं। काफी जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। ये है आपके लिए इस वक्त, और 23,800 के ऊपर टिकने में कामयाब निफ्टी और बैंक निफ्टी, और 11,900 के ऊपर। आशु सर, एक अपडेट आपसे भारतीय एयरटेल पे भी ले लिया जाए। आप आए हैं तो चलो कुछ तो पूछा जाए, क्यों ना भारतीय पूछा जाए। बताएं सर। अनिल जी मैं उल्टा आपसे पूछता हूँ भारती। मुझे तो अनिल जी अपना लगता है कि इसमें मतलब पिछले 5 दिन में अनिल जी ये 435 425-26 बंद होता है, खुल के 435-36 जाता है, और 5 दिन किसी ना किसी एनालिस्ट ने अनिल जी 536 पे इस पे बाय कॉल दी है, और 5 दिन 426 बंद होता है।
अनिल जी अब तो मुझे लग रहा है कि डेटा से भी अलग, टेक्निकल से भी अलग, फंडामेंटल से भी अलग कोई सुपर नेचुरल इंटरवेंशन हो रही है इसके अंदर। अनिल जी डिवाइन इंटरवेंशन तो पॉजिटिव के लिए कहते हैं ना, सुपर नेचुरल तो नेगेटिव के लिए है कि 436 पे अच्छा लगता है और कंसिस्टेंटली 5 दिन। अनिल जी आप भी फॉलो करे होंगे, एक दिन आपने ही बोला था, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे तो अनिल जी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आई थिंक अनिल जी विश्वेश ने 2 बार इसका डेटा स्टडी किया और दोनों बार कॉल दी थी। मैं तो ये मतलब ओवर टू विश्वेश करूंगा, मैं भी ये जानना चाहता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। ना मैं बताता हूं, हमारी सारी रिकमेंडेशन इसको गिरने नहीं दे रही है और आपका डर इसको बढ़ने नहीं दे रहा है। तो मतलब हम रिकमेंड करते हैं बढ़ जाता है, आपके डर से बेचारा गिर जाता है। इसके अलावा तो कोई कारण मुझे दिखता नहीं है। अरे सर इसमें तो मैं मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है ये। इसमें तो मैं साथ हूं आपके। अच्छा आप साथ हैं क्या? अच्छा ये पता नहीं था, हमें लगा कि आपकी जो सुपर नेचुरल पावर तो मंदी की तरफ ही है आपकी। नहीं सर इसमें तो मैं सुपर नेचुरल पावर और सुपर नेचुरल आपकी थॉट प्रोसेस चलिए बढ़िया, आप साथ है तो फिर क्या सर? जी सर उसका कारण है साथ होने का, सर उसका कारण है साथ होने का, क्योंकि वो जो 5 कॉल्स आई है उसको कोई याद नहीं करेगा, पूछेंगे मुझसे कि भारती का क्या करना है सर, इसलिए मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है। नहीं बिल्कुल आपके हवाले ही है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी 436-35 पर जाकर ये दम तोड़ देता है, एक बार पार निकल के उसके ऊपर बंद हो तो फिर 450-60 की राह पकड़े। आएगा सब आएगा, सबका नंबर आएगा, एक एक करके सबका आ रहा है, चिंता न करें, बिल्कुल आ रहा है। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब बेहतर होते हुए दिख भी रहे हैं, लेकिन आपके पुणे वाले स्टॉक तो किरण जी सब ठंडे पड़े हैं, है ना। अब लेकिन इनके शायद चलने का वक्त आ रहा है, एनबीएफसीज वगैरह। तो एनबीएफसीज में क्या कुछ एक्शन हो रहा है, क्या कुछ खबरें आज पॉलिसी में आई है, पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है बताने के लिए क्या कुछ हुआ है आज एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए आरबीआई की पॉलिसी में। पूजा बताइए। एनबीएफसी कहीं ना कहीं बैंकों को भी इसका फायदा मिल सकता है, जो भी अनाउंसमेंट आज आरबीआई की तरफ से हुई है। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि क्या बड़े ऐलान हुए हैं। 31 मार्च 2022 तक सभी जो नए लोन अब दिए जाएंगे वो रिस्क वेट लोन टू वैल्यू से लिंक किए जाएंगे। तो ये एक अनाउंसमेंट हुई है, लोन साइज की बजाय सिर्फ एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू से ही लिंक किए जाएंगे। रिस्क वेट भी क्या है हम आपको आगे बताएंगे। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट हुआ है, एनबीएफसी और एचएफसी बैंकों के साथ मिलकर लोन फाइनेंस कर सकेंगे। पहले ये जो नियम थे ये चुनिंदा एनबीएफसी के लिए थे, लेकिन अब नई गाइडलाइन आएगी और अक्टूबर 2020 तक नई गाइडलाइंस आ सकती है, जिसमें कि सारे एनबीएफसी और एचएफसी शायद शामिल किए जाए। अब यहाँ पर जो लोन टू वैल्यू की हमने बात की, अगर 80% तक का लोन टू वैल्यू है तो रिस्क वेट 35% होगा। 80 से 90% अगर किसी लोन का लोन टू वैल्यू है तो 50% होगा। ये रिस्क वेट एक्चुअली में जो लोन दिया है उसके सामने बैंक, एनबीएफसी और एचएफसी एक तरीके से जो प्रोविजनिंग करती हैं वो रिस्क वेट यहाँ पर कहलाता है। इससे बैंकों को आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि फायदा ये होगा कि लोन देने का दायरा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा उनका, और ज्यादा बोरोवर्स को वो लेंड कर सकेंगे, कम जोखिम पर ज्यादा लोन दे सकेंगे। लोन के सामने लेंडर्स को प्रोविजनिंग भी कम करनी पड़ेगी और कम जोखिम में बड़े टिकट लोन के जो बड़े जो साइज के लोन होते हैं वो भी यहाँ पर दे सकेंगे। तो यहाँ पर बैंकों को और एनबीएफसी को तो फायदा होगा ही, दायरा बढ़ जाएगा। घर खरीदारों को भी काफी फायदा होने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि होम लोन सस्ते होने की बात की जा रही है। अगर जो बोरोवर है वो ज्यादा डाउन पेमेंट दे देता है तो हो सकता है कि बैंक और एनबीएफसी उसको कम ब्याज दरों पर लोन ऑफर करें। बिल्कुल, तो नज़र रखिए ये पूरा जो एक्शन आया है आज बाजारों में आरबीआई पॉलिसी के बाद, बैंक्स और स्पेशली एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक बड़ा बढ़ावा आया है। 3 बज रहे हैं, बाजार इतनी गर्मी में है, तो हमने सोचा कि अनिल जी की जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा पहले ही ले लेते हैं। बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो सपोर्टिव हैं सर, हमारे बाजार में तो शानदार तेजी है, बट ग्लोबली भी आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छी बढ़त है। यूरोप के बाजार तेजी के साथ खुले थे, वहां पर अभी भी अगर देखें तो यूके आधा % ऊपर है, जर्मनी थोड़ा गिरा है। चीन आज 8 दिन की छुट्टी के बाद खुला था तो 1.5% ऊपर था, बट वैसे एशिया की मिली जुली क्लोजिंग रही। तो ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक है, सपोर्टिव है सर, हमारे बाजार में ही तेजी है। बताइए क्या करना चाहिए? दीप है ना, करे ना करे कुछ भी, लेकिन ना थोड़ी समझदारी तो रखें, ये करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये अभी आशु जी पिछले कितने दिनों से कह रहे हैं
कि भाई इंडेक्स पे गुस्सा मत निकालो, ठीक है। तेजी होगी तो आपका क्या लेके गया, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई आपकी जेब में से पैसे निकाल लिए। शॉर्ट कर क्यों रहे लोग, ये समझ में नहीं आ रहा। पिछले 2 हफ्तों से हम कुछ सीखने को तैयार नहीं। आज सीरीज की शुरुआत सुबह की थी, डेटा बहुत कम थे, तो मैंने आपको सुबह यही बोला, मैंने कहा बढ़िया है, डेटा कम है, कुछ खास नहीं, जितनी शॉर्ट कवर होनी थी हो गई। अब आज एक इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है दीप, और जो पिछले 2 दिनों से हम जिस डेटा की बात कर रहे थे, आपको याद है मैं लगातार ये कह रहा था कि निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट है, निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट है, निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट है, और निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग होगी। बैंक निफ्टी में हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं। आज सीरीज के पहले दिन सुबह लगभग हम न्यूट्रल से खुले, कोई खास डेटा नहीं। अब दिन भर में जो डेटा बना है ना, मुझे लगता है कि मतलब है ना, मंदी करने वाले लोग पता नहीं क्या सोच के मंदी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भगवान जाने। अब आपको एक डेटा बताता हूँ मैं, पहले बैंक निफ्टी के डेटा बताऊंगा। बैंक निफ्टी के डेटा को गौर से सुनिए, क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में और क्यों लोग मतलब फंसने वाले हैं, मरने वाले हैं। और इसकी वजह है ना, मार्केट की अनाप शनाप तेजी नहीं है, ये अनाप शनाप शॉर्ट पोजीशन। आज सीरीज का पहला दिन है वीकली का, 23,500 तक 17 लाख शेयर बैंक निफ्टी शॉर्ट है इस अगले गुरुवार की बात कर रहा हूँ मैं, मंथली बात नहीं कर रहा, गुरुवार की बात कर रहा हूँ। 23,800 तक पार करने पर आप 23 लाख शॉर्ट हो गए। अभी इस वक्त 23,840 पर आपका बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो 23,800 पे आने के बाद आपके बैंक निफ्टी 23 लाख शेयर शॉर्ट हैं, कॉल राइटर्स ट्रैप हैं पहले ही दिन। अभी तो दिन भी पूरा निकला भाई, पहला वाला भी। इतना शॉर्ट बना के क्यों करना चाहते हैं भाई, क्या करना है, ट्रेंड के विपरीत क्यों जाना है। और मुझे याद है पॉलिसी के पहले हमने कहा थोड़ा शांति रखिए, पॉलिसी के बाद डिसाइड करेंगे, और पॉलिसी के बाद पहला सेंटेंस यही था, मार्केट के लिए बहुत बढ़िया पॉलिसी है, बहुत ही बेहतरीन है, पॉजिटिव है। और वहां से बैंक निफ्टी ने मुड़ के नहीं देखा, अभी भी नहीं देखेगा। अगर आप इसी तरह से शॉर्ट करते रहेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाते रहेगा, बिल्कुल ऊपर जाते रहेगा। एक तरफ तो बैंक्स के अपडेट अच्छे आ रहे हैं, सारे दूसरी तिमाही के बिजनेस के अपडेट बढ़िया आ रहे हैं, ऊपर से आपके डेटा है ऐसे कि आप थोड़ा गिरते हैं। देखो आज एक बार पॉलिसी के बाद 23,800 मारा, उसके बाद थोड़ा नीचे आया 200-250 पॉइंट, तुरंत बाइंग आ गई, डे हाई पर जाकर बंद हो रहा है, 24,000 की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो 23,950 भले आज ही हो जाए तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि 23,800 पर 23 लाख शेयर शॉर्ट है, 23,900 पार होते 25 लाख शेयर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,000 पर है 7 लाख शेयरों का, और वो पार हुआ तो 32 लाख शेयर आपके बैंक निफ्टी पर सीरीज के पहले दिन शॉर्ट है। भगवान भला करे इनका, जो भी हो। अब इनके पास एक ही चीज है, उम्मीद कि कहीं ग्लोबल मार्केट्स कुछ खराब हो जाए, कहीं से कोई खराब खबर आ जाए और उस वजह से एक बार गैप से नीचे खुल जाए, मिल जाए तो बढ़िया। बाकी डेटा के दम पर ये मार्केट नीचे आता मुझे दिख नहीं रहा। ये इतने स्ट्रॉन्ग डेटा मुझे बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं, बहुत साफ साफ। अगर आएंगे तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ किसी खराब खबर की वजह से, वो मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो आप जाने। खबर क्या आएगी वो खबर हमें नहीं पता होती, क्या कोई यूएस गिर सकता है या कोई ट्रम्प साहब ट्वीट कर दें या कहीं कुछ और, वो तो देखो वो तो नसीब वाली बात है, खराब और अच्छी खबर तो। लेकिन डेटा जो बता रहे हैं, डेटा ये कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जरूरत से ज्यादा शॉर्ट्स हो गए। निफ्टी 11,800 पर 12 लाख शेयर और 11,900 पर 19 लाख शेयर, तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में पहले दिन लगभग 30-31 लाख शेयर आपके 11,900 पर कॉल राइटर्स हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, 30 लाख शेयर बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर आप बैंक निफ्टी में उसके सामने देखें 25 लाख, तो बैंक निफ्टी के 25 लाख और निफ्टी के 30 लाख बहुत कम है, 130। तो निफ्टी में इतने शॉर्ट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा शॉर्ट है। निफ्टी में भी शॉर्ट है तो वो फिर फर्क इतना है कि 100-125 पॉइंट अगर निफ्टी किसी भी रीजन से ऊपर से नीचे आएगा तो वहां पर भी बाइंग सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी के डेटा जो शॉर्ट है, माय गॉड, मुश्किल वाला मामला, बहुत ज्यादा शॉर्ट है। और अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे, अब अमेरिका बढ़े ना बढ़े, आपका स्टेबल भी रह जाए ना, तब भी आपके बाजार रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट सेलर्स ही बाजार को लगातार सपोर्ट देंगे। जी दीप, ये तो अच्छी बात है कि ठीक है ग्लोबल क्यूज का प्रभाव पड़ेगा, बट वैसे हमारे बाजार यहां से एक बार आशु सर कुछ कहना चाहते हैं इसी पर। जी आशु सर। अनिल जी आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो छोटे छोटे जो मैं बार बार बोलता हूँ प्रीमियम के लिए जो ऑप्शंस बेचते हैं ना अनिल जी, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। ये मॉडल मतलब वो होता था ना कि अनिल जी आपने एक नोटिस किया होगा पिछले 1 महीने से या 3 हफ्ते से मैंने कोई स्प्रेड ही नहीं दिया, क्योंकि अनिल जी स्प्रेड तब होता है जब होता है कि 200-300 पॉइंट की मार्केट में रेंज लग रही हो या मैक्सिमम 400 की। अनिल जी कोई रेंज दोनों ऊपर नीचे खुली है,
पिछले हफ्ते 11,000 पॉइंट नीचे, इस हफ्ते 1000 पॉइंट ऊपर। तो ये जो कॉल पुट बेचने वाला काम है ना अनिल जी, ये इस वक्त मौसम भी नहीं है, सीजन भी नहीं है। और एक जो आपने आप बहुत इंपॉर्टेंट बोली, जब आप विशफुल हो जाते हैं ना कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि घट जाए या भगवान से प्रार्थना करते हैं बढ़ जाए, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि वो उस वक्त है। और इस वक्त शॉर्ट्स वालों का यही है कि वो विशफुल है कि कुछ ट्रम्प कर दे, कुछ मार्केट गिर जाएगी। ऐसे कभी नहीं होता अनिल जी। तो ये बहुत ही बड़ा सिग्नल होता है कि आपको मतलब ट्रेंड ऑफ द मार्केट के साथ रहना चाहिए और विशफुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विजुअल थिंकिंग से बचें, फैक्टर्स देखें जिसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट्स और भी सपोर्टिव हैं और टेक्निकली भी ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, पर कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स भी आ रहे हैं और एनालिसिस भी ये बता रही है कि जो इकोनॉमी है वहां पर अच्छी रिकवरी आ सकती है और उसका सीधा प्रभाव आप मार्केट्स पे भी देखेंगे। ब्रोकर्स का एक पोल है जो बता रहा है कि सितंबर के जो नतीजे हैं वहां पर आप बढ़िया अपमूव देख सकते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस देख सकते हैं। वरुण से जानते हैं क्या है ये रिसर्च। वरुण बताइए क्या निकल कर आ रहा है और किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है। डेफिनेटली दीप, सिर्फ बढ़िया रिकवरी नहीं बल्कि एक वी शेप रिकवरी आपको देखने मिल सकती है कंपनियों के नतीजों में। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है वो कह रही है कि निफ्टी 50 की जो कुल कंपनियां हैं उनके मुनाफे में केवल 6.5% के आसपास की गिरावट होगी, जबकि पिछले 2 तिमाही में अगर आप देखें तो करीब 50% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। और इसके लिए कह रहे हैं कि आपको इस बार के नतीजों में एटलीस्ट निफ्टी 50 कंपनियों के नतीजों में एक वी शेप रिकवरी देखने मिल सकती है। 50 में से करीब 33 कंपनियां हैं जिनके आय में दरअसल बढ़ोतरी संभव है। करीब 17 कंपनियां ऐसी है जिनके आय में गिरावट हो सकती है। कुल 50 कंपनीज की बात करें तो आय महज 8-8.5% के आसपास गिरेगी, जबकि Q1 में इसमें करीब 27% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। और भारतीय एयरटेल ये कंपनी पे नजर रखिए, क्योंकि रिपोर्ट से मान के चल रही है कि भारतीय एयरटेल के मुनाफे में करीब 24% के आसपास का उछाल जो है वो आपको देखने मिल सकता है। कौन सी कंपनियां हैं जिनके मुनाफे में और अच्छी बढ़ोतरी होगी भारतीय एयरटेल के अलावा, तो उसमें ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HCL टेक, L&T है। मुनाफे में गिरावट वाली कंपनीज है टाटा मोटर्स, रिलायंस, ONGC, बजाज फाइनेंस, ITC। आय में जिन कंपनियों की बढ़ोतरी होगी उसमें HDFC लाइफ, हीरो मोटो, मारुति और ब्रिटानिया शामिल है। जबकि आय में जिन कंपनियों की गिरावट की आशंका है उसमें ग्रासिम, ONGC, रिलायंस और गेल शामिल है। तो इस बार नतीजों में एटलीस्ट आपको एक बेहतरीन वी शेप रिकवरी देखने मिलेगी। एटलीस्ट Q1 के मुकाबले अगर आप यहाँ पे देखें तो रिकवरी काफी बेहतर रहने वाली है। अच्छी खबरों का ट्रेंड बरकरार है, नतीजों में भी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी और आप मार्केट का एक्शन तो अच्छा देख ही रहे हैं। एक और अच्छा स्टॉक जिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु की खरीदारी की राय है और स्टॉक का नाम है हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो अभी 176.60 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में। देखिए 2-3 चीज उभर के आ रही है। पहली चीज तो ये स्टॉक हैवीली अंडर परफॉर्मर रहा है, जून के हाई से ऑलमोस्ट 240 to 170 आ गया है। अब इंटरेस्टिंग ये है 170 के आसपास इसने अभी रिसेंटली मतलब लास्ट 2 से 3 दिन में एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया और अगर आप इसका मई का लो देखोगे वो भी 170 है। तो 170 इज टर्निंग आउट टू बी एब्सोल्यूट बॉटम फॉर द स्टॉक और जब भी वहां जाता है वहां से हम बहुत ही स्विफ्ट स्प्रिंग बाउंस देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 170 इज लाइकली टू होल्ड और जिस हिसाब से डबल बॉटम कंफर्म हो गया है और आज के दिन में वहां से हम मूव कर रहे हैं तो उसको एक पैटर्न कहते हैं ट्विजर बॉटम। तो मुझे लग रहा है स्टॉक के अंदर में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए और ये मोमेंटम के अंदर में अपसाइड में 185 और मेरे हिसाब से 190 तक के टारगेट देखने मिलने चाहिए। तो दीपांशु खरीदारी की राय है हिंद पेट्रो 176 के आसपास खरीदिए, स्टॉप लॉस रखिए 170 के नीचे का और टारगेट रहेगा अपसाइड में 185 190 का। उसकी जगह आप एक और चीज कर सकते हो, 180 का कॉल जो 6 रुपए से 7 रुपए के बीच में चल रहा है वो भी ले सकते हो, उसमें 4 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और क्योंकि मेरा 190 का टारगेट है तो ये ऑप्शन पे 10 रुपए और 12 रुपए ये दो टारगेट रहेंगे। तो हिंद पेट्रो में मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 2 दिन में हम एटलीस्ट 4 to 5% का अपमूव दे सकते हैं। तो या तो कॉल ऑप्शन खरीद के जाइए या तो फ्यूचर खरीद के जाइए, जो भी आपको सूट करे। तो ये है HPCL में खरीदारी करने की राय विश्वेश जी की तरफ से आती हुई आई है। लेकिन जो अभी अभी रिसर्च आपके सामने रखे थे कि किस तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं, आशु जी रिजल्ट्स के लिहाज से या फिर मार्केट के लिहाज से जो एक के बाद एक सेक्टर्स एक जो एक्शन दिखा रहे हैं, क्या कहना है आपका, इससे क्या समझना चाहिए ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को?
अनिल जी, इससे जो अभी आपने बात बोली ना, और जो मैं पिछले दिनों में बोल रहा हूँ कि इंडेक्स आपके हाथ नहीं आएगा, स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। अनिल जी, अब पिछले 2 दिन का यूफोरिया या जो ट्रैक्शन बना था उसमें फार्मा में आपने देखा किस तरह से बना था, और क्रांति है कंटिन्यू है। लेकिन अगर आपने जिसने ले लिए अनिल जी, सबके पास पैसे लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, या एक इन्वेस्टेड या ट्रेडिंग पोजीशंस रहती हैं। अब कल से आज देखिए फार्मा कितना अंडर परफॉर्म कर रहा है। वो सन फार्मा जो मेरा फेवरेट है, फिर आज देखिए 515 में, वो 525 से 515 आता है। या आज तो बाकी स्टॉक भी देखिए ऊपर से अनिल जी, सिप्ला, डीवीज वगैरह ये सब, तो आज जिनमें उनकी पोजीशन स्टक है वो बैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, या जिनका किसी और चीज में रिलायंस वगैरह में स्टक हैं वो आईटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो अनिल जी, अगर इस तरह का जो रोटेशनल तेजी के बाद इंडेक्स चलता है, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे में इंडेक्स के साथ बने रहना ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि वो रोटेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप अगर गलत सेक्टर में, चाहे वो टेम्परेरीली हो, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा, टेम्परेरीली हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो ऐसी चीज में अनिल जी, जो मेरा डिसिप्लिन है, मैं हमेशा स्टॉक की जगह इंडेक्स के साथ कहता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो भी आपने बैंक निफ्टी के बारे में बोला, इसमें समस्या ये है, नहीं आशु जी, समस्या ये है कि जब लेते ना तब तो ऐसा ही लगता है कि सही सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है ना। लेने के बाद पता चलता है कि सही सेक्टर में नहीं, गलत में चले गए। तो ये पहले कैसे पता चले कि सही सेक्टर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है अनिल जी, 100% यू आर करेक्ट। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे भी नहीं पता वो क्या है, लेकिन अगर मुझे पता है कि रोटेशन में तेजी बननी है, देन आई वुड लाइक टू बी विद द इंडेक्स, क्योंकि वो तेजी अगर आज ये संभालेगा, कल और संभालेगा। अरे मुझे लगा आपको पता है, फिर तो काम हो गया। मैंने कहा फिर तो मैं आप ही को पूछ लूंगा। चलिए कोई बात नहीं। तो यही है सेक्टोरल रोटेशन, आप सही वक्त पर सेक्टर पहचाने, पकड़ें, और जब तक वो सेक्टर लाइमलाइट में आए, सबको लगे कि अब बढ़िया तो निकल जाए। लेकिन एक चीज आज मुझे समझ में नहीं आ रही, किरण जी का तो मुझे समझ में आता है कि किरण जी तो आमतौर पर शांत रहने वाले आदमी है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बढ़िया मार्केट हुआ तो 3 कॉल, बहुत ज्यादा बढ़िया मार्केट नहीं हुआ तो 1 कॉल। लेकिन सुमित जी, आप एकदम ठंडे कैसे हैं आज? मतलब सब तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे जी, एक्चुअली स्टार्ट में थोड़ा सा लैपटॉप में और सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इशू आ गया, और फिर तब तक 2-3 कॉल आ गए आप लोगों के एक साथ फटाफट। तो फिर मैंने कहा वीकेंड भी है, फ्राइडे भी है, और मस्ती की पाठशाला वाला मूड में आ चुका हूँ। तो मैंने कहा मंडे को फ्रेश स्टेट देखेंगे, अब आज मस्ती की पाठशाला में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। कोई बात नहीं, चलिए बढ़िया है। तो 650 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी, 75 अंक ऊपर निफ्टी। पिछली बार याद नहीं आता कि कब ऐसी स्क्रीन देखी थी कि बैंक निफ्टी 2/3% ही बढ़ा और निफ्टी 2/3% ही बढ़ा हो, 0.65%, बैंक निफ्टी लगभग 3%। वाह, जय हो बैंक निफ्टी की, क्या बात है, मजा आ गया इस बार। तो मतलब बैंक निफ्टी पे जो दबाकर कॉल्स आए, चाहे वो नितिन जी के हों, जय के हों, सुमित जी के, हमारे 2000 सारे कॉल्स बड़े तगड़े बैंक निफ्टी पे आए, और स्टॉक्स पर तो आप सब लोगों ने मिलकर दिए ही हैं, तगड़े कमाल के स्टॉक्स दिए। आइए कुछ और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में, उन पर भी जरा फोकस कर लिया जाए। आईजीएल और एमजीएल, ये 2 कमजोर खिलाड़ी इस मजबूत बाजार में। वागले साहब के फेवरेट भी हैं, दोनों ही तरफ तेजी और मंदी की तरफ। वागले साहब कुछ और गिरेंगे या बस ठीक है, गिरना था उतने गिर गए? अनिल जी, मेरे को इसका पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है, और तो गिरेंगे, लेकिन जिस तरह से ये मूव होते हैं, पहले आपको ट्रैप करते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर गिरते हैं, तो ये एवरी राइज पे बेचनी चाहिए। मुझे इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है। ये मार्केट में भी आपको लॉन्ग करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है, दोनों स्टॉक्स वीक है। ओके, तो ये आपके लिए है राय। और इस बीच विप्रो देखिए दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है, 374-375 की रेंज में। क्या बात है, वाह, बायबैक का कमाल दिख रहा है, तैयारी है पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की। तो बहुत ही बढ़िया मूव विप्रो में भी आने की तैयारी इस वक्त होती हुई दिख रही। तो जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड करा। लेकिन एक स्टॉक है आमतौर पर ट्रेडिंग के लिहाज से नज़र में कम आता है, लेकिन जरा किरण जी आप देखिए इसे, क्यूमिंस इंडिया, क्यूमिंस 3-3.25% कमजोर है आज, 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। मजबूत बाजार में इसे कोई शॉर्ट कर रहा है, और गिरेगा क्या? बिल्कुल गिरेगा अनिल जी, ये टाइम का प्रॉब्लम है, 3:15 बज गए, नहीं तो ये मेरा बिगुल वाला ही काउंटर था बीटीएसटी के लिए, एसटीबीटी के लिए। मेरा मानना है कि एक अच्छा बेस इसने 440 का तोड़ दिया है, और जिस तरीके से ये नीचे आ रहा है, मेरा मानना है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो काफी 422-423 लेवल्स पे है, तो वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए पहले, और आपका स्टॉप लॉस 440 के ऊपर होना चाहिए।
ओके 440 के ऊपर रखे स्टॉप लॉस और गिरावट के लिए तैयार है क्यूमिंस इंडिया, यहां पर नजर रखिए। आइए जय ठक्कर का स्वागत करते हैं कैश का ऑप्शन। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, बैंक निफ्टी तो तेजी लगी रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में भी वो रिवर्सल आ चुका है फिर से। जो कंसोलिडेशन लग रहा था, मुझे लग रहा है और कंटिन्यूएशन यहाँ पे देखने मिलेगा। तो बैंक निफ्टी के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में भी अपसाइड कंटिन्यू ही रहेगी और इसीलिए निफ्टी का 11,900 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। 11,900 का कॉल ऑप्शन 118 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसमें दीपांशु एक स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में लगभग 73 पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। 118 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें पहला जो टारगेट डीप बन रहा है दैट कम्स टू द लेवल्स ऑफ 170 और दूसरा टारगेट बनेगा 192 का। 170 और 192 ये दो टारगेट के लिए 11,900 का ऑलमोस्ट एट द मनी आप कह सकते हैं कि इन द मनी थोड़ा बहुत ये कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। बिकॉज निफ्टी पीएसयू बैंक्स में क्लियरली एक ब्रेकआउट है और उसके कारण तो बैंक निफ्टी चलने ही वाला है। और बैंक निफ्टी हैविंग अ हायर वेटेज इन निफ्टी कंपैरेटिवली, तो मैं कहूँगा कि उसका भी चलने के चांसेस है। निफ्टी में अब 12,000 तक के लेवल्स इमीडिएटली हमें देखने मिलने चाहिए। अब ऑन द लोअर साइड 11,850 ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। जय, ये इसके लिए कब करेंगे ट्वीट आप? बूम, बैंक निफ्टी 11,900 का कॉल, ये कब करेंगे आप? ये अनिल जी होपफुली आज के मंडे को हो जाए। ये टारगेट जैसे ही अचीव हो जाता है तो ऐसे ही कर देंगे मंडे को। अच्छा एक चीज और बताइए जय, पिछली बार कब आपने ऐसा बोला था कि बैंक निफ्टी बहुत मजबूत है और इस बैंक निफ्टी के पीछे निफ्टी भी चल पड़ेगा? नहीं तो आज मतलब मुझे याद ही नहीं आता। अब तक तो हमेशा यही चल रहा था कि निफ्टी मजबूत है और बहुत बढ़ गया तो थोड़ा बैंक निफ्टी भी बढ़ जाएगा। ये बदलाव बहुत समय बाद हुआ है, पहले कब हुआ याद आता है आपको? बिल्कुल अनिल जी, ये काफी समय के बाद है। पहले लास्ट जब ऐसा लग रहा था दैट वाज समवेयर इन मिड ऑफ अगस्त में जो अनिल जी एक बार तेजी आई थी 22,500 के ऊपर निकला था। मुझे याद है हम 22,500 के ऊपर चर्चा कर रहे थे तभी कि 22,500 निकलेगा तो एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी। और वो 22,500 से क्लियरली 25,500 तक का मूव है, 3,000 पॉइंट का अप मूव हमें देखने मिला। तभी 22,500 था, अभी 23,500 अनिल जी, फर्क वो 1,000 पॉइंट का है। बट कहीं ना कहीं फिर से वो सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है। और पार्टिसिपेशन अभी निफ्टी पीएसयू बैंक्स में भी देखने मिल रहा था। ये चीज देखने मिल रही है अनिल जी के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है ही। पीएसयू बैंक्स फाइनली कहीं ना कहीं कमबैक कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नई एक तेजी स्टार्ट हो गई, बट एटलीस्ट कमबैक तो कर रहा है, तो वो एक सपोर्ट भी है। बिल्कुल पीएसयू बैंक्स का सपोर्ट मिल रहा है, प्राइवेट बैंक्स तो रफ्तार में है ही, बढ़िया मूव्स आ रही हैं। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मार्केट्स एकदम स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं, लेकिन मेरे नजर में एक सेल साइड का ट्रेड आया है। सेलिंग स्टॉक है, वीक कैंडिडेट है। स्टॉक का भाव चल रहा है 98 रुपीज 25 पैसा स्पॉट लेवल। स्टॉक का नाम है आरईसी लिमिटेड के अंदर यहां से सेलिंग देखने को मिल रहा है। और वैसे भी लास्ट 4-5 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर ही दिखाया है। तो ये एक वीक कैंडिडेट है, ये एक वीक स्टॉक है। ये स्टॉक के अंदर यहां से दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट वीक में हो सकता है ये स्टॉक के अंदर 94 रुपए से लेकर 92 रुपए तक के लेवल देखने को मिले। तो इसके अंदर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेल साइड का बेटर बैठ रहा है। यहाँ पे इसके अंदर सेलिंग करके ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर में 100 के ऊपर, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 101 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। आरईसी में यहाँ पे सेल करे। नीचे में 94 रुपए से लेकर 92 रुपए तक के लेवल नेक्स्ट वीक में आरईसी में देखने को मिलने चाहिए। ओके, आरईसी यहाँ पर करनी है आपको बिकवाली। काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट होते हुए दिख रहा है जहाँ तक इस स्टॉक का सवाल है। पावर स्टॉक्स में हमने एक्शन देखा था, बट पावर से जुड़ी कंपनी आरईसी में आप इस समय कमजोरी आते हुए देख रहे हैं। अनिल जी, बढ़िया एक्शन बैंक्स में, थोड़ा और भी मूवमेंट 23,800 के ऊपर। जी सर। ओके, सुमित जी का कॉल, आरईसी बेचने की राय 98.5 के आसपास बेचिए, 101 का स्टॉप लॉस। और सुमित जी का आशु जी, सुमित भाई को कुछ कहना चाहते हैं आप? भाई इन्वर्टेड कॉमास में। अनिल जी, ये मेरे जो एक
अनिल जी, ये इसलिए भाई इसलिए कह रहा था क्योंकि ये इसलिए नहीं कि सेल कॉल है अनिल जी, भाई इसलिए था क्योंकि ये जो वीक बकेट है ना मेरी, ये उसके अंदर का स्टॉक है जो पीएसयू वाले हैं। सुबह पावर ग्रिड भी किसी ने दिया था, तो आरईसी, ओएनजीसी, आईओसी, कोल इंडिया, हाँ सुमित, तो ये जो है ना, ये मतलब अनिल जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये 2-3 रुपए हर भाव से देंगे, लेकिन अल्टीमेटली पिछले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल का कभी का निकाल दीजिए, इन्होंने सिर्फ लोगों को लूटा ही है अनिल जी, बस लोगों के नुकसान ही हुए हैं। इसके लिए 2-3 रुपए ये मूवमेंट वाले में इसमें कभी भी अनिल जी। अच्छा, एक और आपको एक चीज बताता हूँ, आप फेडरल बैंक देखिए, फेडरल बैंक में 100 कॉल आई होंगी 50 और 55 के बीच में, 100 कॉल, वो वहीं का वहीं है, वो 53 रुपए ही है, और 100 कॉल आई होंगी पिछले 6 महीने में, बाइंग की भी, सेलिंग की भी, बाइंग की भी, सेलिंग की भी। तो प्रॉब्लम यह है कि अनिल जी, इन स्टॉक के साथ ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो लेने वाला कि जो बेच के बैठ जाए तो ऊपर जाए, और बेचने वाला कि अगर भूल जाए तो वो नीचे ही मिले। तो ये अनिल जी जो बकेट्स बनी हुई है ना, तो अनिल जी अभी सेक्टोरल रोटेशन की हम बात कर रहे थे, आज भी अनिल जी फॉर एग्जांपल 3400 वाला बजाज फाइनेंस, हमने अपने रिसर्च से बात की कि सेलिंग करनी चाहिए, 3330 है, सुबह 3400 था। सन फार्मा का तो मैं एग्जांपल देता हूं, 525-30 के आसपास जब भी आता है, तो आज भी अनिल जी देखिए मार्केट कितना तेज है, इंडेक्स कितना तेज है, शॉर्टिंग कैंडिडेट्स आप भी थे, अगर शॉर्टिंग नहीं भी थे तो अनिल जी जो रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर फंस गया, तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी, बाजार तेज है तो बड़ी डिफरेंट लेवल की फ्रस्ट्रेशन होती है। इसलिए अनिल जी अगर कॉम्प्रिहेंसिवली प्ले करना है और ये फ्रस्ट्रेशन से बचना है, तो फिर अगेन जो मैं पॉइंट बोल रहा था कि इंडेक्स के साथ रहना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, कल परसों शायद आपने कहते कि नहीं स्टॉक्स नहीं, मैं तो फिर भी बोलता हूं स्टॉक। आज भी अगर बैंक निफ्टी लेके जाओ, अगर आरएससी जैसे सुमित ने दिया, दिस इज अ गुड पेयर ट्रेड कि वीक स्टॉक बेचो। कल कुणाल जी ने जैसे बेल दिया था, अनिल जी मार्केट कहां से कहां पहुंच गई, बेल 25 पैसे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ होती, स्ट्रेंथ मतलब ये वीकनेस की स्ट्रेंथ है अनिल जी वीकनेस की स्ट्रेंथ होती है वीक स्टॉक आइडेंटिफाई करने की। स्ट्रेंथ बोलने में कितनी तकलीफ होती है आशु जी आपको, स्ट्रेंथ बोलने के लिए भी पहले वीकनेस शब्द का इस्तेमाल करें। अच्छा, बाय द वे, जिस हिसाब से सुमित जी शॉर्ट कॉल दे रहे हैं ना, ये पावर ग्रिड, आरईसी, और पिछली बार भी एचडीएफसी से जो इन्होंने शुरुआत की थी तब 10,800 निफ्टी पहुंचा। देखिए, हर इलाके का भाई कभी न कभी तो रिटायर होता है, उम्र हो जाती है, उसके बाद में रिटायरमेंट तो होता ही है। आपके रिटायरमेंट के बाद तो गद्दी सुमित जी संभालेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है फिर नामकरण नया करेंगे, या फिर आपकी ताजपोशी कुणाल जी कर देंगे इनको, मंदिरियों के सरगना, फिर बाद में सुमित जी बनेंगे, ऐसा लग रहा है। ये तो मुझे साफ दिख रहा है जिस हिसाब से सुमित जी जा रहे हैं ना, पहले एडवांस में शॉर्ट कॉल लगे रहो सुमित जी, एकदम परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। चलिए, आखिरी 10 मिनट की स्ट्रेटेजी देख ली जाए दीप। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बजाते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी का। बताएं सर, पोजीशंस कैरी करें जो जिनकी तेजी की है, या स्क्वायर ऑफ करें, क्या सजेस्ट करेंगे इस समय? अगर आप देखें तो ग्लोबल क्यूज तो वैसे सपोर्टिव ही हैं सर, बट ज्यादा बदलाव नहीं है। जब हमने लास्ट अपडेट लिया था, डाउ फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर है, नास्डैक फ्यूचर्स अच्छी खरीदारी में है, और यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक खरीदारी दिखा रहे हैं। देखो, आज की जो क्लोजिंग है ना दीप, वो आज की क्लोजिंग आज की नहीं है, पूरे हफ्ते की है। और वीकली क्लोजिंग 11,900 के ऊपर आपको निफ्टी पे मिल रही है, 23,800 के ऊपर बैंक निफ्टी पर मिल रही है। तो कोई ऐसी वजह है नहीं कि आप लॉन्ग करके न जाएं। उसके ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स का भी साथ मिल रहा है 100 अंकों का। अब वही वाली बात है कि होप ट्रेड की कोई कुछ खराब आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो हमें पता नहीं है, मैं उसमें दिमाग लगाता भी नहीं। जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं उसमें दिमाग नहीं लगाता। डेटा साफ कह रहे हैं कि मंडे को और तेजी होनी है, डेटा तो ये बता रहे हैं। अब किसी वजह से हो जाएगी अगर कमजोरी, तो फिर नीचे और खरीद लीजिएगा। तो आपको जो 23,800 का कॉल ऑप्शन बोला है वो लेकर जाइए। जिन्हें रिस्क कम रखनी है 24,000 का बेच दे, और जिन्हें रिस्क ज़्यादा रखनी है तो वो ऐसे ही कॉल ले जाए। और थोड़ा मीडियम रिस्क वाला है तो वो आप 24,200-300 के आसपास का कोई कॉल बेच सकते हैं। लेकिन पोजीशन अगर लेकर जानी तो तेजी की साइड में लेकर जानी चाहिए। 11,900 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए निफ्टी पर, अगर आपने ले रखा है रखिए उसको। जय ने भी अभी कहा 12,000 का बेच दीजिए। देखो, सिंपल बस यही है, लॉन्ग पोजीशन में रहना है अपनी अपनी रिस्क के हिसाब से। अगर आपको सीधा ऑप्शन, बहुत हिम्मत वाले लोग हैं फ्यूचर्स भी ले जा सकते हैं भाई, आप अपना देखो। कॉल डायरेक्शन क्लियर है, लेकिन रिस्क हर एक आदमी के अलग है। तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से फ्यूचर लेना है, कॉल ऑप्शन लेना है, और कॉल ऑप्शन लेकर में भी अगर रिस्क है तो स्प्रेड बनाना है, और स्प्रेड बनाना है तो उसमें भी ये देखना है कि नज़दीक का स्प्रेड कम रिस्क वाला, दूर का स्प्रेड थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क वाला। उस हिसाब से आप काम कर लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन तेजी की पोजीशन रखिए दीप, कोई टेंशन नहीं है।
कोई टेंशन नहीं है, तेजी की पोजीशन रखिए अपनी, बरकरार है, कोई परेशानी नहीं है। चाहे तो हेज जरूर क्रिएट कर लीजिए क्योंकि ये जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट इस बाजार में आपके लिए जरूरी होगा। पर ट्रेंड बरकरार है, सेंटिमेंट तो बहुत ही पॉजिटिव हम देख रहे हैं और 11,900 के ऊपर क्लोजिंग होगी। 20 फरवरी के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग की तरफ आप चल रहे हैं जहां तक निफ्टी का सवाल है, तो ऑलमोस्ट 8 महीनों की ऊंचाई पर बाजार है इस समय। माइंट्री पर एक उछाल आते हुए दिखा है। जैसे जैसे हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, आईटी स्टॉक्स थोड़ा एक फ्रेश मूव देख रहे हैं। इन्फोसिस पर नजर डालिए, थोड़ा एक फ्रेश मूव वहां पर भी आती हुई दिखी है। माइंट्री पर एक स्पाइक आते हुए दिखा है, 3.5% का उछाल वहां पर भी आया है। विप्रो में एक फ्रेश खरीदारी आई है, अब 375 के पास है। तो आईटी एंड में आपको थोड़ा और स्पाइक देख रहे हो, इसलिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी भी थोड़ा हल्का सा और ऊपर जा रहा है। सुमित जी, जाते जाते माइंट्री पर भी एक कॉल दे दीजिए जिस तरह से अभी स्पाइक आया है। दीपांशु, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बैंकिंग और आईटी है जिसकी वजह से इंडेक्स में भी वापस से तेजी आई लास्ट आधे पौन घंटे के अंदर। और ये आईटी के अंदर माइंट्री आपने पूछा है, माइंट्री तेजी दिख रहा है और ये स्टॉक ने कभी भी लास्ट 3-4 महीनों में कुछ खास गिरावट दिखाई नहीं है, मतलब कंटिन्यूस तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। तो माइंट्री के अंदर जब तक ये 1480 के ऊपर सस्टेन करता है, लॉन्ग होल्ड करके चलना है। ऊपर में 1550 से लेके 1560 तक का लेवल ऊपर 1550 से 1560 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, नजर रखिए माइंट्री पर। विश्वेश जी ने इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात करी थी, वहां पर भी आप थोड़ा और फिर से मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। थोड़ा कूल ऑफ हुआ था, फिर मूव कर रहा है, वहां पर आई है मूव। अनिल जी ने पीरामल एंटरप्राइजेस आपने को खरीदने को कहा था, वहां पर भी आप देखिए तो मूव आते हुए दिख रही है। तो थोड़ी और फ्रेश मूव आ रही है क्लोजिंग की तरफ। जी सर। एक बिगुल बजाते हैं जय ठक्कर के लिए क्लोजिंग से पहले, जय के जैकपॉट का। बताएं जय। ये दीपांशु, ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में एक ब्रेकआउट आया, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अगर मैं देखता हूँ तो इसमें जैसे मैंने कहा कि 1390 तक का एक मूव आ सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने 10 की कमाई में कॉल दिया था, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी गई है। अब कैन बैंक यहाँ पे एक ब्रेकआउट सिमिलर काइंड ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो 95 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है इसका, जो करीब 4.65 4.7 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेकर चले। और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3.35 का। दीपांशु, क्लियरली यहाँ पे भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिला है। ऊपर में जो पहला टारगेट देखने मिल रहा है वो है 7 रुपए 20 पैसे का, दूसरा टारगेट बन रहा है 8 रुपए 50 पैसे का। 7.20 8.50 ये दो टारगेट्स के लिए कैनरा बैंक का 495 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। यहाँ पे डेली चार्ट्स पर क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है टेक्निकली। और वॉल्यूम अगर मैं देख रहा हूँ तो पिछले 1-2 हफ्ते के एवरेज वॉल्यूम से काफी अच्छा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। देख, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। ये है कैनरा बैंक में खरीदारी करने की राय जय की तरफ से। ओके, कैनरा बैंक थोड़ी देर पहले विश्वेश जी ने भी खरीदारी करने की राय दी थी, थोड़ी देर पहले आपको वसीम साहब ने भी खरीदारी करने की राय दी और जय ठक्कर ने। और इस बीच सेठी साहब ने जो बताया है, विप्रो वो दिन के हाई पॉइंट पर 375 के पार निकलता हुआ। क्या सेठी साहब भी कमाल के स्टॉक ढूंढ के लाते हैं। एफएन वाले स्टॉक भी ऐसे भागते हैं कि पूछे मत। डे हाई पर ट्रेड होता हुआ दिखा और डे हाई पर ही बंद हो रहा है। एक और स्टॉक जो है फेवरेट आशु सर का, इन्फोसिस। सर प्रॉफिट बुक कर लेके जाना है आशु जी? नहीं अनिल जी, बिल्कुल लेके जाना है। इतनी बढ़िया क्लोजिंग हो रही है, ये तो मतलब क्लियर कट साइन है कि अगर मार्केट ऊपर खुलेगा तो मतलब वो लीडर तो इन्फोसिस ही होगा। अगर निफ्टी में कॉल्स दे रहे हैं और निफ्टी अगर अच्छा लगता है, इंडेक्स अच्छा लगता है, तो लीडर इन्फोसिस ही होगा। बिल्कुल लेके जाना है अनिल जी। निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर बंद होने को तैयार, 23,900 तक पहुंच चुका है। 23,895 आपको जो 1 घंटे पहले 2:15 बजे के आसपास हमने खरीदारी की राय दी थी, मैंने, नितिन जी ने, विश्वेश जी ने। कमजोर दिल वाले लोग जो शुक्रवार से सोमवार तक का जो ये सफर है उसको आसानी से तय नहीं कर सकते हैं और बार बार उठ कर डाउ जोन्स और एसजेएक्स निफ्टी देखते हैं, वो प्रॉफिट बुक कर ले। और मजबूत दिल वाले जिन्हें डर ना लगे कि ठीक है मार्केट में आए तो ये तो चलेगा, ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन अगर डेटा के साथ, ट्रेंड के साथ रहेंगे तो पैसा बनने की संभावना है, वो अपनी तेजी की पोजीशन को आगे सोमवार के लिए रख सकते हैं। पोजीशन आपकी, रिस्क आपकी, कमाई आपकी, नुकसान आपका, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लें आप कितनी रिस्क रखना चाहते हैं। बाकी तो मार्केट डे हाई पर बंद हो रहा है तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं फंस गया, लेके कोई फंसा नहीं, सब मस्त हैं। हाँ, फंसे तो हैं लेकिन शॉर्ट करने वाले जिन्होंने लॉन्ग किया वो नहीं फंसे। और सुबह से आज हम लगातार यही करें कि हर गिरावट में खरीदना है,
पॉलिसी के बाद तो खरीदना ही खरीदना। तो बेहतरीन क्लोजिंग आपको मिल रही है, 700 अंक ऊपर बंद होने की तैयारी में बैंक निफ्टी। वाह, 3% भी आ दिया था पिछली बार, 3% कब एक साथ एक दिन में बढ़ा था। बहुत ही मजबूती वाली क्लोजिंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, शानदार। ऐसा नहीं, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट में उतना मजा नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हो रहा है। निफ्टी के भी कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ बंद हो रहे हैं। तो आईटी और बैंक्स ये दो मजबूत कड़ियां हैं, बाकी जगह प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिख रही है। हाँ, एनबीएफसी भी तो गिनना पड़ेगा ना, एनबीएफसी भी मजबूत है। लेकिन एफएमसीजी फार्मा ये थोड़े से डिफेंसिव है, ये आज कमजोर होते हुए दिखे हैं आपको, ये ध्यान रखिए। दीप, करिए क्लोजिंग। बिल्कुल अनिल जी, शानदार मूव विप्रो के लिए। यहाँ पर ऑफ कोर्स नेक्स्ट हफ्ता काफ़ी अहम रहेगा। विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, माइंडट्री, इन सभी के नंबर्स आएंगे अलॉन्ग विद इन्फोसिस ऑफ कोर्स, तो वहाँ पर एक्शन है। पर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, इन चारों दिग्गज बैंक्स ने आज एक अहम भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि 700 पॉइंट्स की रैली आपको बैंक निफ्टी पर इस समय क्लोजिंग पर दिख रही है। तो यहाँ पर बढ़िया तेजी बनी। एलएनटी की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिला, ओएनजीसी में लंबे समय बाद खरीदारी मिली और गेल में भी अच्छा एक्शन आया, साथ ही कोल इंडिया भी एक्शन में रहा। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पीएसयू, ऑयल एंड गैस रिलेटेड सेक्टर से भी आज आपको अच्छा सपोर्ट मिलते हुए दिखा है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में हल्की सी खरीदारी हुई। आईटीसी एटलीस्ट नेगेटिव नहीं क्लोज हो रहा है, तो जिनकी भी पोजीशंस उसमें वो खुश होंगे। पर अगर आप बाजार का रुझान देखें, बाजार की ब्रेथ देखें, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल नहीं था, ज्यादा गिरावट हुई है, कम तेजी हुई है, पर हेवी वेट्स में खरीदारी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट्स को सहारा मिला है। ग्रासिम, यूपीएल, हिंडाल्को, सन फार्मा, सबसे ज्यादा गिरावट यहीं पर हुई। टाटा मोटर्स पर गिरावट रही। एचडीएफसी लाइफ ये प्रेशर में रहा। ब्रिटानिया, डिवीज, अल्ट्राटेक एंड इवन एचयूएल, यहाँ पर भी आपने गिरावट आती हुई देखी। बट दिन था आज आईटी के लिए और दिन था आज बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सुबह से जबरदस्त तेजी में रहा, 7.5% का उछाल यहाँ पर आया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। पीएनबी यहाँ पर अच्छा मूवमेंट रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छी मूव दिखाता हुआ दिखा हमें। तो अनिल जी, 8 महीने की ऊंचाई के करीब निफ्टी, 20 फरवरी के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल और वीकली क्लोज जैसे अब देख रहे थे, एटलीस्ट प्रोविजनल बेसिस पर सर 11,900 के ऊपर निफ्टी, 22,900 के बेहद करीब बैंक निफ्टी। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त विप्रो पे और सारे मार्केट पे जबरदस्त एक्शन आज का। आइए, क्लोजिंग हो चुकी है और मैं आपके सामने जल्दी से रख दूं आज के बाजार बंद होने के बाद एक्शन। आज है शुक्रवार और वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल 4:30 बजे, जिसका इंतजार रहता है लोगों को पूरे हफ्ते का आगे का आउटलुक सोने चांदी और बाकी कमोडिटीज का देंगे मृत्युंजय। 6 बजे का शो है आपके लिए खास। सर्दियों में सावधानी बरतना जरूरी है, नहीं तो अमेरिका में 4 लाख लोग कोरोना से जान गंवा सकते हैं। ये कहना है अमेरिका में कोरोना के खिलाफ जंग के सबसे बड़े चेहरे और मुखिया एंथनी फाउची का। ठीक है, यूएस कोविड टास्क के प्रमुख फाउची ये कह रहे हैं कि सर्दियों में कोरोना कई गुना ताकतवर हो जाता है। ऐसे में हमें बड़ी सतर्कता के साथ इसका सामना करना होगा। भारत में भी सर्दियां शुरू होने वाली है, ऐसे में क्या तैयारियां हमें करनी चाहिए? क्या सर्दियों में सेकंड वेव आने की आशंका है? आए ना आए, लेकिन हमें सावधान रहना है। और साथ ही ये है कि टेम्परेचर बढ़ने घटने से सर्दी गर्मी से कुछ फर्क पड़ता है क्या कोरोना को? ये भी तो समझना जरूरी है, क्योंकि पहले तो हम सब यही बात करते हैं जैसे गर्मी आएगी कोरोना भाग जाएगा, ऐसा तो हुआ नहीं। अब सर्दी आएगी तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? दोनों ही चीजें हैं। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर रवि गोडसे, प्रेसिडेंट है वो पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन एलएलसी के, और साथ ही डॉक्टर कीर्ति सबनीस, संक्रामक रोग विशेषज्ञ फोर्टिस मुंबई। इन दोनों से हम करेंगे बातचीत। आप भी देखिएगा शाम का 6 बजे का शो, ठंड में कोरोना प्रचंड, आपकी खबर आपका फायदा। और देखना है आपको वो जिसका इंतजार आपको सोमवार से रहता है पूरी तरह से, और वो है आपके लिए इस वक्त शो मस्ती की पाठशाला। जाने से पहले एक बार मैं आपको अपडेट दे दूं। वेदांता का शेयर जो ऊपरी स्तरों से नीचे आया, उसकी वजह यह कि 137 करोड़ शेयरों की बोलियां तो आ चुकी है, लेकिन उसमें अभी भी अनकन्फर्म्ड बिड जो हैं वो 16 करोड़ से ज़्यादा किए। तो ये टच एंड गो। अब देखते हैं थर्ड एम्पायर, डीआरएस वाला मामला है। थर्ड एम्पायर बताएगा थोड़ी देर में कि क्या कुछ होने वाला है, और हो सकता है फिर अगर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हो तो 1 दिन और एक्सटेंशन हो। जो भी होगा पता चलेगा, लेकिन फिलहाल चलिए आप सभी से विदा तो नहीं लेंगे। विदा कैसे लेंगे? मस्ती की पाठशाला विदा सिर्फ दीप से ले रहे। दीप, शुक्रिया आपका। और